हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? क्या मेरी आवाज़ आप लोग तक आ रही है, पहुंच रही है? जल्दी से बता दो। गुड इवनिंग तनिषा, यशवी, खुशी, पुनीत, नमिता, साक्षी, वेदिका, संस्कृति, प्रियंका, बहुत सारे लोग हैं। क्या मेरी आवाज़ आप लोग तक पहुंच रही है? यस, आ रही है। बहुत ही शानदार। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने मेरा ब्रिज कोर्स वाला क्लास नहीं देखा था? ऐसे कितने सारे लोग हैं? कोई है ऐसा यहां पर बैठा हुआ जिसने मेरा एक क्लास मैंने लिया था सिर्फ आप लोग का, वो एक क्लास आप लोगों ने नहीं देखा है? ऐसे कितने लोग हैं? ऐसे थोड़ा हार्ट बना के बता दो, यस करके बता दो, कुछ तो बता दो। इस पे अभी तुरंत हम लोग वो ले सकते हैं क्या, पोल ले सकते हैं? अच्छा, ठीक है, पोल है इस पे तो कर सकते हैं तुरंत ही। है तो मैं कर देता हूँ, कोई बात नहीं, वो तो एडेड रहता है मेरे हिसाब से। लोग ले लेते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं नोट 3, कैटेगरी अपना है यूपीएससी बैच। ओहो, नोट यस, इसमें है इनका प्रारंभ 2027। और यहाँ पर हम लेते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंट्रोडक्शन। आ गया, ठीक है। पोल्स आ गया भाई अपना, एक बार फटाफट से देख लेते हैं। जरा मुझे बताना जल्दी से आप लोग कि ऐसे कितने सारे लोग हैं जिन्होंने मेरा ब्रिज क्लास जो है वो नहीं देखा था। यहाँ पर मुझे मार्क करके बता देना। ए जो भी होगा वो बता देगा कि इन्होंने देखा है ना? बी वाले बच्चे बता देंगे कि उन्होंने नहीं देखा है। जरा एक बार बताना, और ये भी बताना क्या पोल आप लोग को विजिबल भी हो रहा है क्या? बताना जरा। ये आपका टाइम स्टार्ट हो गया है, बस ए और बी ऑप्शन देना, सी और डी कोई क्लिक नहीं करेगा। कहां पर आता है ये ऊपर देखोगे तो 3 बार बन के आते हैं ऐसे, है ना? उस पर एक बार क्लिक करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बस बी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने नहीं देखा है। ओ हो, बड़ी दिक्कत हो गई है तो। कोई नहीं, परसेंटेज एक बार थोड़ा फाइंड आउट हो जाए अपना, बस जल्दी से ए और बी क्लिक कर दो आप लोग। हो रहा है विजिबल, ठीक है ठीक है, हमने भी देख लिया भाई, यहाँ पर स्टूडियो में भी हो रहा था। ए बी मुझे लग रहा है 50-50% बच्चे आएंगे क्या इसमें? चलो, मैंने तो देखा था भाई अपना वाला क्लास, मैं ये लगा देता हूँ। और 41-42% है, ज्यादातर बच्चों ने, 58% बच्चों ने नहीं देखा है। बाप रे बाप, बड़ी दिक्कत हो गई भाई ये तो। कहाँ चले गए थे आप लोग? मेरी क्लास आप लोगों ने बताओ अटेंड नहीं की, मैं तो बुरा मान जाऊंगा अब। ठीक है, कोई बात नहीं है, जिन्होंने नहीं देखी थी, ऐसा कुछ तूफानी हमने नहीं बात किया था, हमने बस बात किया था उसमें सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो सिलेबस क्या है एक बार साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बार डिफाइन कर लेते हैं फिर तो, है ना? एक बार डिफाइन करते हैं उसको, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं यार, नहीं तो फिर तो अब आप लोगों को समझ में ही नहीं आएगा। तो बहुत सारे लोगों के लिए बस मैं क्विकली बताता हूं, चूंकि 44% बच्चों ने इसको पहले ही अटेंड कर रखा है, तो मैं इसको थोड़ा स्पीड अप करूंगा। ठीक है। अरे, आदर्श का पूछना ये सी कौन किए हैं? अरे भाई साहब, बहुत महान लोग रहते हैं यहाँ पे, तो कुछ कह नहीं सकते, बहुत बार डीबी ऑप्शन कर देते हैं वो लोग, है ना? तो हम लोग एक बार जरा फटाफट से बस एक बार अपना सिलेबस देखते हैं जल्द से जल्द। और सिलेबस में सबसे पहली लाइन जो हम लोग लिखते हैं वो आप लोगों को पता होगा वैसे। सिलेबस, चलो अब मेरे को ना, यूपीएससी का सिलेबस जब हम लोग डिफाइन करते हैं, तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करते हैं, हम क्या कर रहे हैं भाई? हम कर रहे हैं इस टाइम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है।
पता चला अभी यही नहीं समझ पा रहे कि अच्छा सर साइंस एंड टेक पढ़ने आए थे क्या। बात करते हैं प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स में यूपीएससी सर से पूछा गया कि भैया आइए बताइए, और आकाश ने बिल्कुल सही बताया। उन्होंने दो शब्द बोलने के लिए उनसे कहा गया और उन्होंने दो शब्द बोला हमारे लिए, और उन्होंने बताया क्या, जनरल साइंस। बस इतना ही बताया। अब जनरल साइंस जब भी कोई बोलता है तो हमें क्या मतलब है जनरल साइंस से, हम क्या समझे जनरल साइंस से। आज तक जितना कुछ पढ़ते आ रहे हैं सब जनरल साइंस ही है। अब उसमें हम जनरल साइंस क्या पकड़ लेंगे, पता ही नहीं चल पा रहा है। इसीलिए हम लोगों को भाई मेंस का सिलेबस देखना पड़ा, और मेंस के सिलेबस में काफी सारी चीजें डिफाइन की गई थी। ठीक है, मेंस के सिलेबस से ही हम लोग को काफी सारी चीजें पता चली, तभी हम लोग इस चीज को पढ़ पाए कि अच्छा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक्चुअल में पूछा क्या जाता है। ठीक है, चलो हम समझते हैं कि अब यूपीएससी के मेन सिलेबस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या क्या चीजें लिखी गई थी। फटाफट से अब मेरी जो भी क्लासेस होंगी बच्चों, उसमें अब आप लोग को जल्दी से अपना एक ब्लैंक पेज ले लेना है, और उस ब्लैंक पेज पर फटाफट से जो भी चीजें मैं बोर्ड पर लिखता हूं उसको अपने कॉपी पर जरूर से लिखना है। ठीक है, चलो हम लोग सबसे पहले बताते हैं। सबसे पहले हम लोग जब देख रहे थे, हम लोग बोलते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अपने आम बोलचाल जिंदगी में क्या इस्तेमाल है। ठीक है, और इसमें हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था, सबसे पहले यहां पर एक पॉइंट यहां पर आप लोग लिख सकते हो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यूपीएससी के सिलेबस में ऐसे ही लिखा है, साइंस एंड टेक देयर इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ, देयर इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ। सबसे पहले यहां पर एक और वर्ड है डेवलपमेंट, डेवलपमेंट एंड देयर इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ। अब जरा मुझे बताओ, कोई बता सकता है कि रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी हम लोग साइंस एंड टेक पढ़ते हैं, जो भी हम लोग इर्द गिर्द देखते हैं, कौन एग्जाम्पल बता रहा है भाई, जल्दी बताओ। रोहिणी, आयुष, फरहान, साहिया, साहिया या सानिया होंगी ये, तानिया, कौन बता रहा है, जल्दी से बता दो मुझे कि भाई एवरीडे लाइफ में हम लोग को साइंस कहां दिखता है। कोई भी एग्जाम्पल दो, फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ मुझे, क्या देखते हो हम लोग, क्या देखते हैं हम लोग साइंस का, ऐसा बेहतरीन एग्जाम्पल बताओ जो कि कोई ना दे पाए। आकाश मजाक पूछना है सिलेबस कहां से देखे, बच्चे लिखवा रहा हूं यहीं से देख लो। सबने बताया फोन, अरे वाह, हाथ में फोन दिख रहा है सर, सबसे सामने वही है। तो बताओ फोन में ऐसी क्या चीज है, क्या टेक्नोलॉजी हम लोग देखते हैं। फोन तो चलो यार एक डब्बा है ना, एक मेटल का डब्बा है, प्लास्टिक का डब्बा है, क्या है इसमें टेक्नोलॉजी, क्या है ये तो बताओ। अरे टेक्नोलॉजी बताओ, आप लोग गैजेट्स का नाम लिख रहे हो, लैपटॉप, इंटरनेट, चलो इंटरनेट किसी ने बताया, कुछ तो सही है। ग्रेविटी किसी ने बताया, वो भी सही है। फ्रिक्शन किसी ने बताया, वो भी सही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी ने बताया, वो भी सही है। और कंबशन, क्या बात है यार, बड़े पढ़ाकू लोग हैं इसमें। 5G का नाम ले लिया, क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही शानदार। मोशन ऑफ कार, लाइव क्लास हम लोग ले रहे हैं, अपने आप में यही सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी है सर। आप सामने पता नहीं कौन से दिल्ली के किस कमरे में बड़े खड़े होकर पढ़ा रहे हो, और हम यहां बैठ के आराम से अपने कमरे के अंदर में आपको साक्षात देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं। इससे बढ़िया टेक्नोलॉजी और क्या हो सकता है। ये सेमीकंडक्टर, क्रिस्पर Cas9, पता नहीं कितना कितना लोगों ने क्या क्या बोल दिया। वेरी गुड, वेरी गुड यार, आपकी क्लास शानदार है, बिल्कुल बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, मजा ही आ गया देख के। तो आप लोग को अब ये समझ में आ गया कि हमारे इर्द गिर्द ना बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जिनको कि हमें देखना पड़ता है। उनको नहीं देखेंगे, उनको नहीं समझेंगे तो हमारी खोपड़िया में बात ही नहीं घुसेगी कि एक्चुअल में हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ना क्या चाहते हैं। तो यूपीएससी ने सबसे पहले हम लोग को यही नुस्खा दिया कि बेटा सबसे पहले किताब विताब मत देखो, तुम सबसे पहले अपना सिर घुमाओ, मुंडी घुमाओ और चारों तरफ देखो तुमको क्या दिखता है। जो दिखता है वही तुम्हारा सिलेबस का सबसे पहला हिस्सा होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। बुद्धिमानी की बात बोली उन्होंने कि यार अब देखो किताब विताब पढ़ना तो पुराने जमाने की बात है। यहां पर हम लोग देख लेते हैं साइंस एंड टेक जो है, डेवलपमेंट एंड देयर इफेक्ट्स इन आवर एवरीडे लाइफ। ये पहला पॉइंट हमारे यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब दूसरे हिसाब से लिखा है कि देखो बच्चों क्या है कि बड़े सारे वैज्ञानिक हमारे देश से निकले हैं। सीवी रमन साहब निकले हैं, एपीजे अब्दुल कलाम साहब निकले हैं, हमारे होमी जहांगीर भाभा साहब निकले हैं, हमारे और किसका नाम ले सकते हैं, विक्रम साराभाई निकले हैं। ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि हमारे इस विज्ञान में बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो यार इनके अचीवमेंट्स को सराहना हमारा काम है। तो इनके बारे में थोड़ा जानो, पहचानो, और फिर इन्होंने किया क्या है उसको भी जानो। तो दूसरा पॉइंट इन्होंने लिखा, हिमांशु का बोलना है कि सर आप अपना इंट्रोडक्शन भी दे दो। थैंक यू, बहुत सही।
मैं भी देता हूं। अभी आप लोग रैगिंग तो नहीं लोगे मेरी इंट्रोडक्शन देने पे मेरी। तो दूसरा पॉइंट जो यूपीएससी सर ने बोला वो क्या बोला, अचीवमेंट्स ऑफ इंडियन साइंटिस्ट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड। क्या बोला, अचीवमेंट ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दूसरे पॉइंट पर आप लोग लिख सकते हो अचीवमेंट ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक। तीसरे पॉइंट पर क्या बोला, तीसरे पॉइंट पर उन्होंने बोला कि ठीक है ठीक है, अब एक बात बता दो, अच्छा सिलेबस खत्म करा देता हूं फिर बता दूंगा, डोंट वरी। फिर तीसरे पॉइंट पर इन्होंने बोला कि देखो भैया ऐसा है कि हमारा देश, अच्छा शुरू में आप लोग को एक बढ़िया कहानी बताता हूं। हमारा देश जब आजाद हुआ ना 1947 में, तो हमारे यहां बड़ी गरीबी थी यार। उधर अपना कोई प्रिंसली स्टेट्स बोल रहा है मैं भारत में नहीं मिलूंगा, कोई बोल रहा है मैं पाकिस्तान में मिलूंगा, कोई बोल रहा है मैं भारत में मिलूंगा। हिस्ट्री तो पढ़ रखा होगा ना इतना आप लोगों ने। उस टाइम पर सबको इकट्ठा करो और वहां पर खाने पीने के लाले पड़े अपने को। और उस सिचुएशन में अगर कोई बोले कि अरे सर जी अपना न्यूक्लियर पावर कैसा चल रहा है, तो आप तो उसके सामने गुस्से पे जाके उसको थप्पड़ मार दोगे तमाचे खींच के एकदम, कि यहां खाने को नहीं है, तुम बोल रहे हो कि न्यूक्लियर पावर कैसा चल रहा है, बहुत बढ़िया बात है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि देखो उस टाइम पर भी ऐसे महान लोग थे हमारे साथ जो कि हमारे इस इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे लेवल तक लेके गए। उसमें ही नाम शुमार होता है विक्रम साराभाई का, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, होमी जहांगीर बाबा साहब। और इन सबको कंट्रीब्यूट, इन सबको साथ में लेके कौन आए थे उस टाइम पर, जवाहरलाल नेहरू साहब लेके आए थे। तो उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है भैया हमारे साइंस एंड टेक में। ऐसे साइंस नहीं है, लेकिन हाँ उन लोगों ने उसको पुश किया, जवाहरलाल नेहरू साहब ने इन लोग को पुश किया कि तुम बनाओ, तुमको जो भी फंडिंग वगैरह चाहिए थोड़ा बहुत वो मैं निकालूंगा कैसे भी करके, लेकिन तुम बनाओ, है ना। तो यस, किसी ने ग्रीन रिवॉल्यूशन का नाम लिया, है ना। तो बहुत बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है। तो इसीलिए इसीलिए हम लोग को अब ये समझ में आने लगा कि यार देखो इंडियंस तो अचीव करेंगे, लेकिन उस टाइम पर भी हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजीज नहीं थी। जैसे कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की मैं बात करूं तो हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूल ही नहीं था, ना हमारे पास यूरेनियम था, ना हमारे पास प्लूटोनियम था, ना हमारे पास थोरियम। अभी ये सब नाम भले नया लग रहा है, डोंट वरी, सब पढ़ेंगे हम लोग आगे चल के। तो हमारे पास ना फ्यूल नहीं था जिसको फोड़ फोड़ के हम एनर्जी बनाते। अब दूसरे तौर पर हमें पता भी नहीं था कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए वो जो मशीन बनाते हैं वो बनाते कैसे हैं। हम लोग को यही नहीं पता था कि अच्छा सैटेलाइट ऊपर भेजते तो हैं, लेकिन भेजते किस चीज से हैं, अच्छा लॉन्च व्हीकल से भेजते हैं, अच्छा लॉन्च व्हीकल बनता कैसे है पता नहीं। तो इसीलिए इसीलिए हम लोगों के साथ ये हुआ कि भाई साहब विदेश जाओ, सीखो वहां से। तो यहां के लोग बाहर जाते थे और सीखते थे, और फिर अपने यहां पर कभी कभी तो हम लोग मांगने पहुंच जाते थे। उस टाइम अब यार कुछ नहीं था, गरीब देश थे, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में हमारा काउंट होता था। तो हम लोग बड़े बड़े देशों से जाके मांग लेते थे कुछ भी, कि फ्रांस के पास चले गए, यूएस के पास चले गए, रशिया के पास चले गए कि सर हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है, अगर आप हमें दे सकते हैं तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी सर। तो जिनको हमारे ऊपर दया आई उन्होंने दे दिया, या फिर उनको अपना कुछ बेनिफिट समझ में आया होगा तो उन्होंने दे दिया। लेकिन कुछ चीज ऊपर उन्होंने मना कर दिया कि भैया निकल लो, ना दे रहे हम तुमको। उस केस में हमारे यहां के लोगों के अंदर खुन्नस भर गई, गुस्सा आ गया। अब बोलेगी यार ये इन्होंने नहीं दिया, कोई बात नहीं हम खुद बना लेंगे। और इसीलिए जब खुद बनाना स्टार्ट किया हमने, तो हमने कई सारी टेक्नोलॉजीज को उनसे भी सस्ते रेट पे बना दिया। आप लोगों ने मॉम के बारे में सुना है? मॉम, मॉम क्या है? मार्स ऑर्बिटल मिशन, मंगलयान सुना होगा। मंगलयान का जो हमारा मॉम 1 या फिर मार्स ऑर्बिटल मिशन पहला गया था, उसी टाइम पर नासा ने भी अपना मार्स के लिए एक मिशन भेजा था। और उस टाइम पर आप ये सोचो कि उस टाइम पर नासा तो पता नहीं कब से अपना स्पेस सेक्टर चला रहा होगा, हम तो अभी अभी आए हैं, है ना। और हमने उनसे सस्ते रेट पर मार्स मिशन भेज दिया भाई साहब। कम से कम नहीं तो उन्होंने हमसे 10 गुना ज्यादा पैसा खर्च किया था। हम बोलते हैं कि हमारे यहां, तुम यहां 5 किलोमीटर ट्रेवल करते हो ना ऑटो से, कितना किराया देते होगे? अरे देते होगे 15-20 रुपए देते होगे, है ना। इससे भी सस्ता हमने मार्स ऑर्बिटल मिशन भेज दिया, उसका एवरेज इससे भी बढ़िया था। तो अब जो है इस तरीके से कॉस्ट इफेक्टिवनेस, किसी ने बहुत ही शानदार पॉइंट आउट किया है, हम लोग इंडिजिनाइजेशन की तरफ बढ़ने लगे। इंडिजिनाइजेशन मतलब क्या है? भारतीयकरण, या फिर हम लोग खुद ही इस चीज को बनाने लगे। तो तीसरा पॉइंट यूपीएससी सर ने बोला कि बेटा देखो अचीवमेंट तो लिख रहे हो, लेकिन साथ ही साथ जितनी चीजें हमारे इंडिया में बन रही हैं उसको भी फटाफट से तुमको पढ़ना पड़ेगा। और इसीलिए तीसरे पॉइंट पर आप लिख सकते हो इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये करना पड़ेगा अपने को, ये करना पड़ेगा भाई साहब।
इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, है ना। लॉजिक लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है यार कि ये सब ऑब्वियस सी बात है यार, अपना अगर कुछ बढ़िया अचीव किया तो हमें पढ़ना चाहिए। यस। फिर इसके बाद इन्होंने बोला कि देखो ये सब भी सही है, इंडिजिनाइजेशन तक तो सही है, लेकिन तुम जरा अपनी नजरें चारों तरफ दौड़ा के देखो, तुम देखो दूसरे देशवासियों ने क्या क्या बना दिया है, देशवासी नहीं, दूसरे देश के लोगों ने क्या क्या बना दिया है। यूएसए पे झांक के देखो, फ्रांस पे झांक के देखो, इसराइल में झांक के देखो, रशिया में झांक के देखो, चाइना में झांक के देखो, इन्होंने अजब अजब चीजें बना दी हैं। वहां से उनका आइडिया चुराओ, नहीं तो वहां से उनका आइडिया लेके आओ और कुछ नया बनाओ, सब कुछ कर सकते हो तुम। और तुम्हें इसके बारे में पता होना चाहिए। तो बीइंग अ ब्यूरोक्रेट, बीइंग अ यूपीएससी एस्पिरेंट, आपको यह भी पता होना चाहिए कि देश दुनिया भर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में क्या क्या चीजें डेवलप हुई हैं। तो अभी हम लोग इसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट या चौथा पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, चौथा पॉइंट लिख सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। अब न्यू टेक्नोलॉजी जरूरी नहीं है कि हमारे देश के इस सरहद के अंदर जो चीज हो रही है, फिर हमारे इस ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जो चीज हो रही है वही नहीं। भाई साहब, इसके बाहर भी जाओ, देखो, समझो, वहां से पकड़ पकड़ के आइडिया लेके आओ और खुद कुछ नया बनाओ। फिर इन्होंने बोला कि देखो ये भी कर लेना, और साथ ही साथ तुम खुद भी नया नया टेक्नोलॉजी बनाते चलना। हाँ, जैसे किसी ने नैनो टेक्नोलॉजी का जिक्र किया, जैसे किसी ने इलॉन मस्क के वो चिप का जिक्र किया। चिप कौन सा है? न्यूरा लिंक के नाम से वो चिप है। अरे भैया, बहुत ही खतरनाक चिप है। उसमें क्या है कि उसको जब आप अपने खोपड़िया में यहां पर फिट हो जाता है, आपकी खोपड़िया का स्कल का हड्डी निकालते हैं और हड्डी के अंदर में उसको फिट कर देते हैं यहां पर। और उसके बाद क्या हो सकता है? उसके बाद अगर आपको मोबाइल में गेम खेलना है तो आपको कुछ नहीं करना है, आप ऐसे बैठ जाओ हाथ फोल्ड करके और सोचो। जैसा जैसा सोचोगे वो वैसा वैसा गेम खेलेगा। और इनफैक्ट आपको मैसेज टाइप भी नहीं करना पड़ेगा हाथ से कट कट कट, या फिर ऐसे कीबोर्ड पर। आप बैठ जाओ हाथ बांध के, सोचो, जो सोचोगे वो लिख देगा। मतलब कि ब्रेन के सिग्नल्स कैच कर ले रहा है भाई साहब वो। इनफैक्ट आगे के टाइम पर अगर मैं ऐसा एक एजम्पशन लेके चलूं कि मैंने अपने खोपड़िया में भी न्यूरल लिंक लगवा दिया और आप सभी बच्चों के भी खोपड़िया में न्यूरल लिंक लगा हुआ है, तो ना मुझे इतना मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी और ना आप लोग को इतना सब कुछ लिखने की जरूरत पड़ेगी। मैं आऊंगा क्लास में, मैं क्लास में बस ऐसे खड़ा रहूंगा और मैं सोच रहा हूं, और मैं आपको पढ़ा भी रहा हूं बिना बोले, और मैं जो भी सोच रहा हूं वो मेरे थॉट को आप लोग रिसीव कर रहे हो। इसी को हम लोग बोलते हैं टेलीपैथी। बचपन में शक्तिमान देखा था ना आप लोगों ने? शक्तिमान में शक्तिमान और गीता विश्वास, अच्छा आप लोगों के बचपन का नहीं है, मेरे बचपन का है वो। तो मेरे बचपन में एक सीरियल आता था शक्तिमान के नाम से, पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं। उसमें शक्तिमान और गीता विश्वास, ये दोनों लोग टेलीपैथी से बात करते थे, मन ही मन में बात करते थे। और ये चीज अब आज के जमाने में फिजिकली पॉसिबल हो चुका है। इसमें कोई ऐसा, मैं बोल रहा हूं कि ये कोई अलग से साइंस ऐसा नहीं है कि जो कि 5 साल 10 साल बाद या अगले जन्म में आएगा। अरे ऑलरेडी बन चुका है। हो सकता है ऐसा कि मैं और आप टेलीपैथी के थ्रू बातचीत कर सकते हैं बिना कुछ बात किए, है ना। तो इसीलिए ये डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में हमें पता होना चाहिए। अब चलो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं इसी में, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सारा आ जाए तो मजा ही आ जाए। यस। अब इसी के बाद हमारा जो अगला पॉइंट है, उन्होंने बोला कि देखो, और साथ ही साथ में तुम जरा अवेयरनेस अवेयरनेस रखो, अवेयरनेस, दिमाग का थोड़ा इस्तेमाल करो और बाकी जगहों पर देखो कि सब लोग क्या कर रहे हैं। अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ, अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ, कहां कहां पर? सबसे पहले उन्होंने बोला स्पेस। स्पेस में देखो क्या चल रहा है, तो अब हम लोग को स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ना पड़ेगा भाई, है ना। फिर उन्होंने बोला आईटी, आईटी बोले तो इंफॉर्मेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन, तो आईटी भी हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। इनफैक्ट हम लोग आईटीसी पढ़ते हैं, इंफॉर्मेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन। इसी के अंदर आपका मोबाइल फोन, कंप्यूटर वगैरह सब आ जाता है। चलो इन्होंने ना कंप्यूटर्स भी लिख दिया, चलो कंप्यूटर्स के बारे में भी पढ़ो। कंप्यूटर कौन सा? जो हमारे सामने लैपटॉप खुला है वो वाला कंप्यूटर नहीं पढ़ना है कि उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड निकाल के हम फंक्शन पढ़ने लगे, अच्छा सेव ऐसे होता है, सेव एस का मतलब ये है। ये सब फर्जी की बातें नहीं। कंप्यूटर्स की बात करेंगे तो हम लोग क्वांटम कंप्यूटर्स की बात करेंगे, हम लोग सुपर कंप्यूटर्स की बात करेंगे, कौन डेवलप कर रहा है, कैसे डेवलप कर रहा है, ये सारी चीजें। और फिर इसके बाद आईटी, कंप्यूटर्स, इन सब के बाद उन्होंने एक और जिक्र बोला। उन्होंने बोला भैया तुम बायोटेक्नोलॉजी तो छोड़ना मत गलती से भी। बायोटेक्नोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी, इन सब के फील्ड में कई सारी चीजें हो रही हैं। और इनफैक्ट यही दोनों चैप्टर बड़ा ही मजेदार है, हम लोग इसको भी पढ़ेंगे, डोंट वरी।
अब इसके बेसिस पर इतनी चीजें तो इन्होंने बोल दी, अब इसके साथ ही साथ उन्होंने बोला कि देखो और तुम थोड़ा सा और समझो इस चीज को कि इश्यूज, यहां पर कहां लिख दूं, चलो नीचे लिख देता हूं, यहां पर नेक्स्ट पॉइंट में उन्होंने बोला इश्यूज रिलेटेड विथ आईपीआर। आईपीआर बोले तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का मतलब क्या है वो मैं समझाता हूं। हाँ, अच्छा ये हो गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है, हम लोगों ने अपने ब्रिज कोर्स में भी समझा था। अब देखो क्या होता है कि जैसे अब आपके पास मान लो आपकी बाइक है, तो आपके पास आपकी जो बाइक है उस बाइक में आप लोगों ने क्या बोल रहे हैं, हैंड राइटिंग। अरे यार यहाँ का बोर्ड ही खराब है यार, मेरी हैंड राइटिंग इतनी बुरी नहीं है, आप ज्योग्राफी वगैरह की क्लास देखना क्या शानदार राइटिंग में लिखता हूं मैं, ये बोर्ड पे राइटिंग नहीं बन रही है मेरी, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है ना। कोई बात नहीं है, राइटिंग बना बना के लिखूंगा मैं, डोंट वरी। तो वहां पर यस किसी ने ट्रेडमार्क का नाम लिया, किसी ने पेटेंट राइट्स का नाम लिया, तो ये एक्चुअल में यही है, एक्चुअल में यही है कि मान लो कि मेरे पास अपनी बाइक है, तो मैं अपनी बाइक का कागज निकालूंगा कि ये देखो बेटा किसका नाम लिखा है, देखो लिखा है शिवम यश, मेरे नाम पे गाड़ी है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये बोल सकता हूं ना। तो इसी तरीके से अगर मान लो आपने कोई दिमाग लगाया, दिमाग लगा के आपने लिखा, कोई भाई साहब कोई किताब लिख डाली, कोई गाना लिख डाला, तो कैसे लिखा, आपने दिमाग लगाया अपना ना, जहां पर आपका दिमाग इस्तेमाल में आ जाए, समझ लो दिमाग से, दिमाग की उपज से कोई चीज बना दिया, कोई नया इन्वेंशन कर दिया, इन सब चीजों पर आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मिलता है, और इसीलिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात होती है ना। अब देखो एक एक बड़ा ही कॉमन सा, यश जिंदल बोल रहे हैं शिवम या यश, भाई दोनों नाम है मेरा, शिवम यश पूरा नाम है ना। बचपन में एक्चुअल में क्या है बच्चों की, मुझे ना कास्ट से बड़ी नफरत है। बचपन में मैंने क्या किया, क्लास 9th में था मैं उस टाइम पर, मुझे इतना समझ में आ गया कि कास्ट वास्ट ना ये परिवार में मुझे पसंद ही नहीं आता था कभी भी, ये जातिवाद, और इसीलिए मैं सोशियोलॉजी का भी स्टूडेंट हूं, तो सोशियोलॉजी मेरा ऑप्शनल रहा था मेरे प्रिपरेशन के दौरान में। तो मैं क्लास 9th में, मेरे टीचर ने पूछा कि यार तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम में अब जाना है तो अपना एक ऑफिशियल नाम वगैरह लिख के दे दो, तो मैंने बोला कि चेंज कराते हैं अब इसको। मैंने अपना पूरा नाम, अब आपको बताऊंगा ही नहीं मैं, आपको पता है शिवम के आगे ना बहुत बड़ा सा टाइटल लगा हुआ था, मैंने उसको हटवा दिया। मैं कहा कि ये अब मेरे को रखना ही नहीं है नाम। मैं गया, उस टाइम 9th क्लास में था, मैं चला गया वहां पर क्या बोलते हैं, तहसील गया। तहसील में वहां पर जो भी क्या बोलते हैं कोर्ट वगैरह थे, वहां से मैंने वकील पकड़े, वकील से बोला कि भैया एफिडेविट बनवाओ मेरा, एफिडेविट बना के मेरा नाम छुपा दो। उसने बोला प्रूफ दे दो। अब प्रूफ समझ में नहीं आया मैं कहां से दूं, मैं राशन कार्ड उठाया, राशन कार्ड में पूरा नाम लिखा था, जहां पर नाम के टाइटल लिखा था उसके ऊपर मैंने एक सादा कागज चिपकाया और उसकी फोटोकॉपी निकलवा दी, और उसके बेसिस पर उन्होंने बना दिया किसी तरीके से। तो मेरा ऑफिशियल नेम में ना कोई टाइटल ही नहीं है, और सिर्फ मैंने अपने ही नाम के आगे नहीं, अपने मम्मी पापा सबके नाम के आगे के टाइटल हटवा दिए। तो मैं कास्टलेस इंसान हूं, है ना, मेरा कोई कास्ट नहीं, मेरी कोई जाति नहीं है। तो शिवम लिखा हुआ है, पापा के नाम के आगे भी कोई कास्ट नहीं है, मम्मी के नाम के आगे भी कोई कास्ट नहीं है। और पता नहीं ये कब हुआ, लेकिन मेरे दिमाग में बड़ी अच्छी खुरापात सूझी थी, और मैं बड़ा ही खुश हूं आज तक उस चीज से कि बवाल ही नहीं है। फिर क्या हुआ ना कि बहुत सारे लोग जब फॉर्म भरने लगो तो वो बोलते हैं कि अरे टाइटल भी बताना पड़ेगा, टाइटल भी बताना पड़ेगा सर, ऐसे नहीं चलेगा। तो मेरे सिस्टर को ना यश नाम बड़ा पसंद था, वो बचपन से मेरा नाम यश रखना चाहती थी, तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि एक काम करो शिवम के आगे यश लगा लो। तो मैंने शिवम के आगे यश लगा लिया, और मैं जहां पर भी अब ऑफिशियल नेम में लिखता हूं तो शिवम यश ही लिखता हूं, ठीक है। तो ऐसा ही चलता है। फिलहाल वापस आते हैं इस पे, हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात कर रहे थे। तो इसमें देखो बहुत सारी चीजें ना यूपीएससी सर भूल गए लिखना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने बोला मैं भूल भले गया हूं बेटा, लेकिन ये मत समझना क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, क्वेश्चन तो मैं पूछूंगा। और जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोगों ने देखे तो हमें देखने को मिला कि भाई साहब डिफेंस से भी क्वेश्चन आता है, डिफेंस टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन आता है। तो डिफेंस टेक्नोलॉजी भी हम लोग को पढ़नी पड़ी यार, पढ़नी पड़ेगी, मतलब अब कोई चारा नहीं है, डिफेंस टेक्नोलॉजी भी पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो टाइटल बताना ही नहीं था, इसीलिए तो पूरी कहानी सुनाई, टाइटल बताना होता तो इतनी बड़ी कहानी थोड़ी सुनाता मैं। मेरी जर्नी कैसे है मैं बता देता हूं कि यार देखो मैं बड़ा ही साधारण सा इंसान
अभी भी हूँ वैसे, पहले तो और घोंचू टाइप का था मैं। तो अपने कॉलेज, मैं बीटेक का स्टूडेंट हूँ। मैंने बीटेक कंप्लीट किया अपना इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियरिंग से। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ मैं बाय प्रोफेशन। मैंने फिर 1 साल जॉब किया आगरा में, और वहाँ के बाद दिमाग चमका और सोचा कि यार यूपीएससी की तैयारी करते हैं। तो यूपीएससी की तैयारी करने के लिए मैं आया आगरा में। मैं टॉरेंट पावर में था। टॉरेंट पावर बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। तो वहाँ पर मैंने काम किया 1 साल, फिर यहाँ पर आ गया और यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली आ गया। और दिल्ली में फिर मैं काफ़ी साल रहा। यहाँ पर अटेम्प्ट्स दिए मैंने, कम से कम मैंने 4 अटेम्प्ट्स लिए। 4 अटेम्प्ट्स में से पहले अटेम्प्ट में कुछ भी नहीं हो पाया। दूसरे अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया और मेंस नहीं हो पाया। तीसरे अटेम्प्ट में मैंने भी यही किया और प्रीलिम्स फिर से क्लियर हुआ, लेकिन मेंस अपना निकल नहीं पाया। और चौथे अटेम्प्ट पर मेरे घर वालों ने बहुत प्रेशराइज कर दिया था, और मेरे पास खुद भी बहुत प्रेशर था कि मैं अब इस प्रिपरेशन को कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। बजाय हमने 2 मेंस लिख दिए हैं, लेकिन इससे भी कुछ नहीं होगा, और एनी हाउ अब खर्चा पानी देखना पड़ेगा। तो इनफैक्ट मैं अपने थर्ड प्रिपरेशन में था, थर्ड ईयर में था, फोर्थ ईयर में था, तभी से मैंने ट्यूशन्स वगैरह लेना स्टार्ट कर दिया था। तो ट्यूशन जब मैं लेता था तो वहां पर मुझे मजा नहीं आता था यार। क्लास फोर्थ फिफ्थ के बच्चों को मैं जाके यूं ही पढ़ा देता था, उसमें मेरा कोई नॉलेज गेन होता ही नहीं था। तो फिर दिमाग में आया कि नहीं यार, अब यूपीएससी में पढ़ाते हैं। तो यूपीएससी में मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, और पिछले 7-8 सालों में मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया सोशियोलॉजी से। सोशियोलॉजी मेरा सबसे पहला प्यार है, और सबसे पहले प्यार के साथ मैंने स्टार्ट किया सोशियोलॉजी पढ़ाना। उसके बाद लेकिन बैकग्राउंड में नेचुरली, चूंकि मैं बीटेक से भी था और मेरा खुरापाती दिमाग रहा है शुरुआत से, तो मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काफ़ी अच्छा था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इसके साथ साथ जो मुझे यूपीएससी में प्रिपरेशन लेके आया था वो था ज्योग्राफी सब्जेक्ट। ज्योग्राफी सब्जेक्ट मैंने पहली बार देखा और मुझे उससे एकदम ऐसा प्यार हुआ कि यार ज्योग्राफी कितना टेक्निकल सब्जेक्ट है। मैं बीटेक में हेंस प्रूव्ड लिख के क्या उखाड़ रहा हूं, मुझे तो समझ में भी नहीं आता हेंस प्रूफ लिखने के बाद कि एक्चुअल में वो प्रूफ क्या कर रहा है। तो इसीलिए फिर मैंने क्या किया, स्टार्ट कर दिया वहां से लोगों को पढ़ाना, यूपीएससी में पढ़ाना। तो सोशियोलॉजी मैंने पढ़ाई कुछ साल तक, फिर उसके बाद मैंने साइंस एंड टेक और फिर ज्योग्राफी पढ़ाना स्टार्ट किया। और साथ में उस टाइम पर यार देखो, इतना कुछ डेवलपमेंट था नहीं ऑनलाइन में, तो मुझे इन्वायरमेंट भी पढ़ाने को मिला। मैंने एक बैच इन्वायरमेंट का भी लिया, बट इन्वायरमेंट मैंने उसके बाद फिर कंटिन्यू नहीं किया। बट हाँ, उसके बाद साइंस एंड टेक और ज्योग्राफी ये दोनों प्रोमिनेंट रहे। उसके बाद मेरी मुलाकात होती है ओनली आईएएस में। ओनली आईएएस पूछ रहे मैरिड है कि नहीं भाई, ये देख लो, है ना। तो उसके बाद मेरी मुलाकात होती है ओनली आईएएस में। मैंने बहुत सारी जगहों पर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए थे, तो सुमित सर ने तुरंत ही उसी दिन शाम में ही मुझे कॉल किया और बोला कि यार अपनी तो है, अब स्टार्ट करना है अपने को। उस टाइम पर जब मैं ओनली आईएएस में आया था, तो ओनली आईएएस में सिर्फ और सिर्फ कौन था मैं बता देता हूँ। सुमित सर थे, और देवेंद्र सर थे, और पारस सर थे, है ना। ये 3 लोग थे, बट प्रोमिनेंटली सुमित सर ही यूट्यूब चैनल चलाया करते थे। सुमित सर ने बोला कि चलो स्टार्ट करते हैं, तो मैंने सोशियोलॉजी पढ़ाना स्टार्ट किया। और उसके बाद सोशियोलॉजी मैंने 3 महीने ही पढ़ाए थे। सुमित सर ने बोला कि आ जाओ यहीं दिल्ली में, और उस टाइम पर मैं घर पर चला गया था एक्चुअल में। तो बोले कि आ जाओ यहीं दिल्ली पर, और यहाँ पर एक बढ़िया सा हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन। ऑफलाइन नहीं, पहले टीम बिल्ड करते हैं। तो मैं धीरे धीरे अपने आप को मैंने मैनेजमेंट में शिफ्ट किया, और इनफैक्ट शिफ्ट कराया गया, मुझे शिफ्ट कराया गया इस हिसाब से कि मैं अब मैनेजमेंट देखना स्टार्ट करूंगा पढ़ाने के साथ साथ। तो मैं पढ़ाता भी था, और मैं मतलब एक टाइम ऐसा था, मैं आपको बताता हूँ, बड़ा ही मजेदार है। उस टाइम पर ओनली आईएएस में 4-5 लोगों की टीम थी, है ना। तो मैं कॉल्स भी लेता था, दिन भर में कम से कम 50-60 कॉल्स मैं उठाता था बच्चों के। आप जैसे बच्चे हैं ना, तो उनको कॉल्स आती थी कि सर कौन सा बैच ज्वाइन करना है, नहीं करना है, वो भी मैं करता था। उसके बाद सारे लेक्चर्स जो भी बनते थे उनको एडिट भी मैं ही करता था, उनको अपलोड भी मैं ही करता था, सारे कंटेंट भी मैं ही बनाता था। उसके बाद पढ़ाता भी मैं ही था, और उसके बाद जितने भी टेक्निकल चैलेंजेस और टीम बनाने का काम है वो भी मैं ही करता था। तो फिर सारा कुछ टूट गया मेरे ऊपर, है ना। तो धीरे धीरे हम 4 लोगों से फिर हम लोगों की टीम एक्सपैंड हुई। मैंने पहला टीम बनाना स्टार्ट किया, हम लोगों ने दिल्ली में यहाँ पर एक छोटा सा ऑफिस लिया, और फिर हम लोगों ने बनाया वहां पर अच्छे से 10 लोगों को मैंने हायर किया, और फिर वहां से एक बेसिक नोशन के साथ ओनली ऐसे स्टार्ट होता है। फिर हम लोगों ने उसके 6 महीने बाद ही जब टीम में बन गई, तो हम लोगों ने ऑफिशियली फिर कोर्सेस वगैरह लॉन्च करना स्टार्ट किया, बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया, और ऐसे ही था। फिर चलता रहा, अब आपके सामने आज ओनली आईएएस है ना। तो मैं वहां पर ओनली आईएएस, जब तक ओनली आईएएस सोलली काम करता था, तो अभी तो पीडब्ल्यू ओनली आईएएस दोनों साथ में आगे काम कर रहे हैं, बट ओनली आईएएस जब तक सोलली था तो मैं वहां पे मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पर था, और मैं ही सारी चीजें वहां पर, जो भी मैनेजमेंट था वो पूरा का पूरा मेरे अंडर में ही था।
अब धीरे 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 मुझे लगता है कि अब पीडब्ल्यू में काफी सारे मैनेजमेंट के लोग हैं, तो मेरा बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं, और फिर मैं अब वापस से आ गया भाई पढ़ाने के लिए। अब मैं फुल टाइम पढ़ा रहा हूँ, है ना। मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आता है, मैं बचपन से पढ़ा रहा हूँ। क्लास 4th में था तो क्लास 1 के बच्चों को पढ़ाता था, क्लास 7 8 में था तो क्लास 4th 5th के बच्चों को पढ़ाता था, 10th और 12th में बच्चे मेरे नोट से पढ़ते थे। कॉलेज गया तो वहां पर भी लोगों ने मुझे गुरु बना दिया, और जब तक मैं अपने नोट्स बना के लोगों को नहीं पढ़ाता था तब तक लोग सेमेस्टर एग्जाम देने नहीं जाते थे। और इसीलिए पढ़ाना मेरा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल है ना। देवेंद्र सर की लोग बात करें शादी हुई है कि नहीं हुई है, बेटा रहने दो, दिल टूट जाएगा तुम्हारा। तो जो भी लोग पूछ रहे हैं वो वहां से बाहर आ जाएं, है ना, कुछ नहीं होने वाला है आपका। चलो ठीक है, अब वापस आते हैं। कहानी सुन ली सबने, मजा आ गया, ठीक है। अरे देवेंद्र सर की शादी हो जाएगी भाई, तुम मत परेशान हो, अभी नहीं हुई है लेकिन हो जाएगी। तो अब हम लोग आते हैं वापस, देखो अब ये सब पढ़ लिया। अब जरा एक चीज अब आपको मैं बता देता हूं कि अब जो हम लोग इस पूरे सेशन में करने जा रहे हैं, हमारा जो पहला सेमेस्टर है, इस पहले सेमेस्टर में या फिर जो भी एनसीईआरटी के लोग यहां पर ऐड हो रहे हैं, वो एनसीईआरटीज हम लोग को कंप्लीट करना है, ये हमारा प्राइमरी टारगेट है। तो एनसीईआरटी एक्चुअल में क्या करना है, एनसीईआरटी में क्या क्या चीजें पढ़नी है, वो जरा हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, किसी ने बोला कि रोबोटिक्स रह गया, बिल्कुल सही बोला है। यहां पर यार एक पॉइंट पर रोबोटिक्स भी लिख लेना, रोबोटिक्स भी मेंशन्ड है सिलेबस में, है ना। तो अब इसके बाद एक्चुअल में डिफेंस टेक्नोलॉजी के बाद हमारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी भी आती है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई जो भी चल रहा है, चैट जीपीटी, जेमिनाई, लामा, इन सब चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। अब इसके बाद अब मैं आपको ना एक जर्नी पर ले जाना चाहता हूं, जहां पर मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं कि आखिरकार बच्चे एनसीईआरटी में हम लोग पढ़ेंगे क्या, है ना। एनसीईआरटी में एक्चुअल में हम लोग को पढ़ना क्या है वो एक बार देख लेते हैं। देखो सबसे पहले ना मैं आप लोग को बहुत ट्रांसपेरेंट हूं यार, देखो मैं पढ़ाने में बहुत ही ट्रांसपेरेंट हूं, मेरे वो नखरे नहीं है कि मैं आपको सोर्सेस नहीं बताऊंगा मैं कहां से पढ़ा रहा हूं, मैं आपको छिपा छिपा के पढ़ाऊंगा, आधी चीजें बताऊंगा आधी चीजें नहीं बताऊंगा। तो ये सब चीजें जो है वो कुछ भी नहीं है ना। मैं आपको ट्रांसपेरेंटली बताता हूं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक्चुअल में कौन सी चीज कहां तक आती है ना, और उसका हमारे पास में क्या इंफ्लुएंस है। किसी ने जैसे एनसीईआरटी वाला किताब का जिक्र किया है, तो बच्चे मैं ये भी बता देता हूं कि देखो एनसीईआरटी वाला भी मैं पढ़ चुका हूं, बट मुझे लगता है कि वो भी काफी मोटी किताब है, उतना भी नहीं पढ़ना होता है, ठीक है, उतना भी नहीं पढ़ना होता है। आप लोगों को मैं बता देता हूं क्या क्या चीजें पढ़नी होती है, और हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे अगले 1 महीने में। 1 महीने में आपके साथ हूं, 1 महीने आप मुझे झेलना है भाई। तो एक बार दिखाता हूं मैं आपको, यहां से स्टार्ट करते हैं। ये है आपका क्लास 8th। तो अब आप बोलोगे अरे सर क्लास 6 कहां गया, क्लास 7th कहां गया। क्लास 6th और 7th में ऐसा कोई भी चैप्टर मुझे नहीं मिला जो कि आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपके यूपीएससी सिलेबस को कवर करता हो। मतलब है उसमें यार साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो है ही है, लेकिन मैंने आपको ये ब्रिज कोर्स में भी पहले भी बताया था और फिर से बताता हूं कि यूपीएससी इज ऑलवेज फोकसिंग अपॉन टेक्नोलॉजी रैदर देन साइंस। ये बात याद रख लो बहुत ही अच्छे से, टेक्नोलॉजी इज मोर इंपॉर्टेंट देन साइंस। अब लेकिन दोनों में अंतर क्या है यार, साइंस एक्चुअल में ना हमें बेसिक्स देता है, बेसिक्स मतलब कि ये हमें थ्योरीज बताता है, और इन्हीं थ्योरीज का जो एप्लीकेशन पार्ट है वो कौन बताता है, हमें टेक्नोलॉजी बताता है। तो हम लोग को एक्चुअल में हर चीज का टेक्नोलॉजी पढ़ना है, हमें बायोलॉजी नहीं पढ़ना है, हमें बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना है। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने के लिए ना यार बायोलॉजी पढ़ना पड़ता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन हम लोग ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ उतनी ही बायोलॉजी पढ़ते हैं जितने से हमारा बायोटेक्नोलॉजी का पूरा हिस्सा चमक जाए हमें, और हमें तनिक भी डाउट ना हो, तनिक भी दिक्कत ना हो उसको समझने में। तो मेरा आप लोगों से यही गुजारिश है, यही रिक्वेस्ट है कि यार देखो ना बहुत ज्यादा पढ़ने की कोशिश मत करना, जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं उतना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है ना। इसके बियॉन्ड अगर आप पढ़ रहे हो तो मतलब ठीक है, मेरे हिसाब से तो पढ़ रहे हो, चलो कोई पढ़ना तो कभी किसी के लिए बुरा नहीं होता है, लेकिन हाँ यूपीएससी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है उससे ज्यादा, ठीक है। तो जितना भी मैं आपको लिखवाऊंगा, जितना भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट, उसके बियॉन्ड आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसीलिए बियर विथ मी, जैसे कि चैप्टर ये क्लास 8 की एनसीईआरटी का इंडेक्स है, इसमें मुझे ना एक ही चैप्टर मिला, आपका चैप्टर नंबर 2 जो है ये बताता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फो, है ना। यही एकमात्र चैप्टर है जो कि आपको इस किताब से पढ़ना है, बाकी जितने भी चैप्टर है वो आपके काम के नहीं है, सिंपल बात, ठीक है। अब दूसरा हिस्सा,
सिमिलरली अगर मैं क्लास 9th में आता हूं तो क्लास 9th में आपको सिर्फ एक चैप्टर मिलता है, वो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या मिल गया भाई? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बस इतना ही है, यही पढ़ना था आपको क्लास 9th में, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब इसके बाद क्लास 10th में आया तो भी यहां पर एक ही चैप्टर मिला और इसमें से भी सारा चीज नहीं पढ़ना था। चैप्टर 4 है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। यही एकमात्र चैप्टर है जो आपके क्लास 10th में इंपॉर्टेंट है, जो आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है। कोई भी स्नेहा बोल रही है कि ज्योग्राफी पढ़ा दो। अरे बेटा ऑलरेडी आपके दीपेंद्र सर पढ़ा रहे हैं ना वहां पे, तो एक ही चीज दो टीचर से पढ़ के कंफ्यूज क्यों होना चाहते हो? वैसे मैं आपको बता देता हूं कि मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं ऑलरेडी, ओनली आईएएस प्रारंभ बैच, एक प्रारंभ वहां पर है, प्रारंभ के नाम से एक यूट्यूब चैनल भी है ना, तो वहां पर आप चले जाना। अभी आज ही सुबह सुबह क्लास लिया था, आपके बैच से लोग भी थे वहां पे, है ना। तो जिसको भी पढ़ना है एनसीईआरटी मैं वहां पर पढ़ा रहा हूं, तो उसको भी आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं आता हूं बायोलॉजी के क्लास 11th। अब जैसे क्लास 11th में आओगे तो भाई साहब सब्जेक्ट अलग अलग, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों किताबें अलग अलग हो जाएंगी। अभी तक एक ही किताब में तीनों सब्जेक्ट चलते थे 10वीं कक्षा तक। 11वीं से अब बायोलॉजी की किताब निकल गई। बायोलॉजी की किताब में एक चैप्टर है आपका, ये देखो, चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि ये जो अपना 11th क्लास का चैप्टर है ना, इसमें बहुत ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन दिया नहीं है हमारे यूपीएससी के लायक। ये ऊपर की बातें हैं यार, इतना डिटेल में यूपीएससी ना कभी पूछेगा और ना ही कभी रिक्वायर्ड है। तो इन सबको क्लास 11th और 12th गिन के इनके चैप्टर्स में से कुछ कुछ चुनिंदे टॉपिक्स में आपको सिर्फ पढ़ाऊंगा और उतना ही पढ़ना है सिर्फ, ठीक है। चलो आप इसके बाद जरा आओ फिजिक्स में। 11th में जब आप लोग फिजिक्स देखते हो ना, तो बेटा फिजिक्स की दो किताबें आती हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। अब पार्ट 1 की अगर बात करते हैं तो इसमें एक चैप्टर है ग्रेविटेशन के नाम से। अब इस ग्रेविटेशन में भी ना सारी चीजें नहीं पढ़नी है हम लोग को, कुछ कुछ चीजें हैं। जैसे जब हम लोग सैटेलाइट वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें एस्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आता है। उसके बाद कभी कभी हम लोग के कुछ कुछ सैटेलाइट्स हैं, ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स, कौन कौन से ऑर्बिट्स वगैरह बने हैं, तो यही सारी चीजें हैं। बस इतना ही चीज पढ़ना है इसमें से भी, है ना। इसके बाद हम जरा और 11th क्लास में आते हैं। फिजिक्स के 11th क्लास के सेकेंड पार्ट में, जो सेकेंड पार्ट वाली किताब है, उसमें एक चैप्टर है आपका वेव्स के नाम से। तो वेव्स बेसिकली देखो, आप लोग ज्योग्राफी में भी पढ़ते ही होंगे, दीपेंद्र सर ने आप लोगों को पढ़ाया होगा कि जो हमारे अर्थक्वेक्स होते हैं उसमें भी वेव्स निकलते हैं, एस वेव, पी वेव, रिलीग वेव, लव वेव, ये सारी चीजें पढ़ी है ना आप लोगों ने। तो वैसे ही समझ लो वेव होते हैं। वेव मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं रेडियो वेव से और जाते हैं गामा वेव्स तक, गामा रेस तक। इनके बीच में ना बहुत सारी चीजें होती हैं, इनको एक बार पढ़ना पड़ता है। इनको पढ़ेंगे ना तो हमारा काफी सारा आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग इसको भी एक बार देख लेंगे। छोटा सा है, बिल्कुल छोटा सा, बस नाम मात्र का देखेंगे। और फिर इसके बाद हम लोग आते हैं तो फिजिक्स के 12th क्लास में हम लोग पहुंच चुके हैं। फिजिक्स के क्लास 12th में पार्ट 1 में कुछ भी नहीं है। पार्ट 2 में सिर्फ एक चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। और सोचो कि ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर 13 न्यूक्लियाई के ऊपर है, लेकिन इस चैप्टर का सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक हम लोग को पढ़ना है और वो है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी में वही सारी चीजें लिखी हैं, फिजन है, फ्यूजन है, इन सब चीजों को पढ़ना है मैं। और इसके बाद अगर हम लोग केमिस्ट्री की बात करते हैं, क्लास 12th की केमिस्ट्री, क्लास 12th की केमिस्ट्री जब हम लोग आते हैं तो बेसिकली ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि वहां पर मेंशन्ड है अच्छे से। एक है आपका फ्यूल सेल। आपको बता देता हूं कि इस बार यूपीएससी ने 2024 में इससे क्वेश्चन पूछा था, है ना, यहां से क्वेश्चन आया है आपका फ्यूल सेल से। और फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा हिस्सा है, ये वैसे केमिस्ट्री में है बट हम लोग बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं, है ना। इनको बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। जितने भी जिम वाले बच्चे होंगे जो डेली बेसिस पर बढ़िया डंबल उठा के एक्सरसाइज वगैरह करते होंगे, उन लोग को पता होगा कि भाई साहब कार्बोहाइड्रेट कितना खाना है, प्रोटीन कितना खाना है, फैट कितना खाना है, विटामिन, एंजाइम्स, हार्मोन्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सब क्या क्या है। तो इनको एक बार पढ़ना पड़ता है। मुझे लगता है कि जो भी एनसीईआरटी है भाई, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसको कि हम लोग को पढ़ना चाहिए, है ना। इसके बाद कुछ ज्यादा है नहीं, बस अब ये आखिरी है आपका 12th की बायोलॉजी है। 12th की बायोलॉजी में बस एक ये दो चैप्टर्स हैं यहां पर एक्चुअल में पहली बार यूपीएससी ने एनसीईआरटी ने बायोटेक्नोलॉजी का जिक्र किया है। तो ये बायोटेक्नोलॉजी दो चैप्टर्स में डिवाइडेड है। एक आपका बायोटेक्नोलॉजी और इसके बेसिस पर बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, है ना। दो चैप्टर हैं इसमें, देखो, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस और उसका एप्लीकेशन, चैप्टर 9 और चैप्टर 10, ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपके बायोटेक्नोलॉजी से।
और एक यहां पर बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर में माइक्रोब्स की बात की है और ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस की बात की है। ये भी सही चैप्टर है, ये भी पढ़ सकते हो। तो टोटल मैंने आपको गिनाया है, और ये मेरे पास बच्चों, मैं आपको आज ना एक फोटो खींच के भेजूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। ये देखो मैंने इसको लिखा हुआ है, सारे चैप्टर्स यहां पर मैंने मेंशन कर रखे हैं आप लोगों के लिए। इसका अभी फोटो खींच के मैं आप लोग को भेज दूंगा, ठीक है? आप लोग को दिख रहा है क्या? दिख रहा है कि क्या भाई? इस पे लिखा हुआ है सारी चीजें, है ना? ये देख लो, यस दिख रहा है, ठीक है। अब इसी चीज को मैं आपको अभी भेज दूंगा, डोंट वरी। सारी चीजें लिखी हुई हैं इसमें, इतने ही चैप्टर हम लोग को पढ़ने हैं, ठीक है। अब आप लोग के मन में ये होगा कि सर किताब नहीं है इतना मेरे पास। अरे बच्चे कोई दिक्कत नहीं है, किताब नहीं है, मैं आपको इन सभी चैप्टर्स के जो भी चैप्टर पढ़ाऊंगा ना उसकी पीडीएफ मैं खुद ही अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया करूंगा। तो आप लोग को सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना मैं शेयर करूं। तो इसके बियॉन्ड पढ़ने की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इससे कम पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना पढ़ाऊंगा इतना आराम से देखना ही देखना। अब कोई बोल रहा है कौन सा चैनल है, आप टेलीग्राम पर जाना, शिवम सर पीडब्ल्यू के नाम से सर्च करना बच्चे, आपको मिल जाएगा, है ना? नहीं मिलता है तो अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा। यहां पर ये देखो, ये है शिवम सर पीडब्ल्यू के नाम से सर्च करना, आपको दिख जाएगा। और वहां से या तो इसको स्कैन कर लो, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, या फिर आप टेलीग्राम पर सर्च कर लेना शिवम सर पीडब्ल्यू। वहां पर मैंने, वैसे देखो कल बहुत सारे आपके बैच के बच्चे वहां पर ऑलरेडी ज्वाइंड हैं, लेकिन आप लोग भी जरूर से ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें वहां पर पोस्ट करता रहता हूं, ठीक है? चलो, अब इसके बाद भाई साहब अब अपना हम स्टार्ट कर देते हैं चैप्टर। बहुत हो गई इधर उधर की बातें, ठीक है? 40 मिनट से हम लोग यही कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, बट कोई बात नहीं, अब हम लोग टिकते हैं अपने पास, है ना? तो सबसे पहला बच्चों देखो, हमने ये देखा है कि हम लोग को बायोलॉजी के 7 चैप्टर्स पढ़ने हैं, फिजिक्स के 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं, और केमिस्ट्री के भी 3 ही चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है? तो हमारा ज्यादातर पोर्शन जो होगा वो बायोलॉजी में ही बीतेगा। और यकीन मानो, फिजिक्स और केमिस्ट्री के इतने अच्छे रूल्स रेगुलेशंस वहां पर दिए भी नहीं है। केमिस्ट्री में जो एक बायोमॉलिक्यूल्स का दिया है वो भी मैं बायोलॉजी में ही पढ़ाता हूं वैसे तो, बट इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि बायो वाला सेक्शन जो है ना वो हमारे एनसीईआरटी से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमें उसको पढ़ लेना चाहिए, ठीक है? कोई बोल रहा है कि एनसीईआरटी वाला नहीं पढ़ाओगे, अरे नहीं पढ़ाऊंगा भाई, साफ तौर पर लिख के ये बात ले लो कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा। मुझे पता है कि यूपीएससी कहां से क्या क्वेश्चंस बनाती है और आपको कितना पढ़ने की जरूरत है। एनसीईआरटी वाला में बहुत सारी चीजें ऐसी भी दी गई हैं जो कि शायद यूपीएससी के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, एक बेसिक साइंस के अवेयरनेस के लिए वो सारी चीजें जरूरी हैं, लेकिन उनको जब मैं आपको आगे के क्लासेस में पढ़ाऊंगा तो उतना डिटेल में, यार न्यूमेरिकल्स वगैरह सब दिया है उसमें, उसकी जरूरत नहीं है उसमें। तो टेंशन मत लो, मेरे ऊपर विश्वास रखना। बस पहली चीज मैं आपसे यही एक्सपेक्ट करूंगा कि आप मेरे ऊपर विश्वास रखोगे, जितनी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं उतनी चीजें शिद्दत से पढ़ोगे, ठीक है? अब किसी को देखो, अब मैं अब यहां से आपको डिफाइन करना स्टार्ट करता हूं। मुझे पता है, जरा इस क्लास में मुझे एक बार फिर से मैं आप लोग के लिए पोल स्टार्ट कर रहा हूं। पोल में मुझे यह बताओ कि यहां पर कितने सारे ऐसे लोग हैं जो कि साइंस साइड से हैं, मतलब कि पीसीएम या पीसीबी कुछ भी हो सकता है, पीसीएम या पीसीबी या पीसीएमबी, जो भी हो आप लोग, है ना? बी ऑप्शन पर जरा ये बताओ मुझे कितने सारे लोग आर्ट साइड से हैं। सी में इतना बताओ कि कितने सारे लोग हैं जो कि कॉमर्स से हैं, और अगर इन तीनों से नहीं हो तो डी बताओ। जरा फटाफट से मुझे बता दो तो क्या है इसमें। साइंस के कितने बच्चे हैं, आर्ट के कितने बच्चे हैं, कॉमर्स के कितने बच्चे हैं, और दूसरे कितने बच्चे हैं? जरा एक बार आइडिया लग जाएगा ना, उस हिसाब से फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा। अरे वाह, हमारे क्लास में भाई साहब बहुत ही शानदार बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के बच्चे हैं। तो अब तो मेरी आपकी लड़ाई हो जाएगी अब, है ना? मैं कुछ पढ़ाऊंगा, आप बोलोगे अरे सर नहीं हमने तो ये पढ़ा है, या फिर आप उछल कूद करके आंसर पहले दे दोगे। कोई बात नहीं है बेटा, टेंशन मत लो। जो भी बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के बच्चे हैं या फिर जो भी जैसे भी जिस बैकग्राउंड से आते हैं, मैं आप सबको एक समान लेवल पर लाके खड़ा करूंगा, है ना? मेरा उद्देश्य यही है पढ़ाने का कि कोई भी नॉन साइंस बैकग्राउंड का बच्चा है, वो साइंस बैकग्राउंड का बच्चा हो, मुझे इससे मतलब ही नहीं है। मुझे आप सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लाके खड़ा करना है। वो ऐसा प्लेटफॉर्म होगा कि साइंस वाला बच्चा भी उतना ही जानता है जितना कि आर्ट वाला बच्चा जानता है, जितना कि कॉमर्स वाला बच्चा जानता है। तो कभी भी कोई समस्या आपको आने वाली नहीं है ना? चलो बता दो, फटाफट से बता दो। टाइम समाप्त होता है भाई साहब। मैं तो साइंस साइड से हूं तो मैं पहला ऑप्शन लगाता हूं। और अरे वाह यार, बहुत ही बढ़िया,
शानदार बात यह है कि ज्यादातर बच्चे साइंस साइड से हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि आर्ट साइड से हैं, जो भी जिनका परसेंटेज काफी ज्यादा है, लगभग 30% बच्चे हैं, 1/3 बच्चे ऐसे हैं जो कि आर्ट साइड से हैं, है ना। तो ये प्रोमिनेंट फिगर है मेरे लिए, इनको मैं छोड़ नहीं सकता और ना ही इनको छोड़ सकता हूं। ये भी कम से कम 1/10 हिस्सा है, एक 10वां हिस्सा है ये। तो 10% के आसपास बच्चे जो हैं वो कॉमर्स के हैं, 30% के आसपास बच्चे आर्ट साइड से हैं, और अप्रोक्सीमेटली यही कोई 60% बच्चे जो हैं वो यहां पर है साइंस साइड से। चलो, अब एक चीज मैं आपके और पूछ लेता हूं, ये मेरे लिए आज का आखिरी क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए। इसमें से जितने भी साइंस वाले बच्चे हैं, सिर्फ वो मुझे जवाब देंगे कि आप में से कितने सारे लोग मैथ साइड से हो और कितने सारे लोग बायोलॉजी के साइड से हो, है ना। ये भी बता दो मुझे जरा। बस ए और बी ही ऑप्शन देना, कोई गलती से सी और डी मत लगा देना। वो महानुभाव के नाम मैं पढ़ नहीं पाता हूं, लेकिन उनको तो मैं शत शत नमन कर सकता हूं और कुछ नहीं, जिसने सी और डी लगाया है। ठीक है, अच्छा दोनों वाले भी हैं, चलो सी ऑप्शन दे देता हूं यार। जो दोनों वाले हैं पीसीएमबी, ये लगा दो। ठीक है, चलो सी ऑप्शन भी लेते आओ, डी मत लगाना यार बस अब कोई भी। अब जो डी दबा रहा होगा ना गलती से भी अगर वो मुझे मिल गया सामने, तो सोचो उसकी क्या हश्र होगी। किस दुनिया में जी रहा होगा वो प्राणी जो डी ऑप्शन लगाएगा। मुझे उसी का इंतजार होता है, और डेफिनेटली कुछ ना कुछ बच्चे आएंगे, देखना भी आप लोग। डी ऑप्शन वाले पक्का बच्चे आते ही आते हैं। चलो, मैं वापस से, मैं तो मैथ्स वाला बच्चा हूं, तो मैं ए लगाता हूं और स्टार्ट करता हूं। देखे, आया ना ये बच्चे नहीं रुकेंगे कभी भी, 1.29% बच्चे। तो यहां पर ज्यादातर बच्चे जो हैं वो मैथ से हैं भाई साहब। ये है लगभग लगभग 2/3 बच्चे, और लगभग लगभग 1/3 बच्चे यहां पर हैं, और कुछ इधर उधर से 3%, इसको मैं काउंट ही नहीं करता हूं, वो दोनों के हैं। तो ठीक है, मैथ्स वाले बच्चे ज्यादा हैं, बायोलॉजी वाले कम हैं। चलो मेरे लिए बढ़िया, ज्यादा बड़ंगा नहीं डालोगे आप लोग। अब मैं जो पढ़ाना चाहता हूं वो शांति से सुनोगे, है ना। बायो में पढ़ा रहा हूं, बायो में शुरुआत कर रहा हूं पढ़ाने के लिए। और और सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं, डरने की जरूरत नहीं है। साइंस अभी तक आपके लिए जो भी होगा मुझे नहीं पता, और मैं जानना भी नहीं चाहता हूं। मैं बस इतना जानता हूं कि जब मैं 1 महीने आपको पढ़ा के निकलूंगा यहां से, आप सबके चेहरों पर मुस्कान होगी और कॉन्फिडेंस होगा कि साइंस तो किया जा सकता है और अच्छे से किया जा सकता है। ठीक है, और मेरा यही उद्देश्य है पढ़ाने का, आपका इंटरेस्ट क्रिएट करना और आपको एम्पावर करना सारे बेसिक्स के साथ में। तो सबसे पहला चैप्टर मैं आप लोगों के लिए यहां पर आज मेंशन कर रहा हूं। ये चैप्टर का नाम है, शुभारंभ करते हैं, श्री गणेश करते हैं, और इसको लिखते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। चलो, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है ये? क्या है ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? क्या जानते हो इसके बारे में? देखो, क्या हुआ कि जब लोग ऐसे ही एक्सपेरिमेंट वगैरह करते थे ना, तो उनको, मतलब पहली बार उनको ना एक झटका लगा। जब उन्होंने पहली बार किसी चीज को सूक्ष्म सूक्ष्म माइक्रोस्कोप जैसे किसी ऑब्जेक्ट के साथ में देखना शुरू किया ना, तो उनको सदमा लगा, झटका लगा, एकदम से करंट लग गया हो जैसे। अब उसके बाद उनको समझ में आया कि आखिरकार ये है क्या चीज यार। तो इसके लिए ना मैं आपको सबसे पहले तो एक एक जर्नी पर लेके चलता हूं, है ना। ये जर्नी कैसी है? ये है सबसे पहले इवेंट्स पर, है ना। एक छोटा सा मैं आप लोगों के लिए इवेंट क्रिएट करता हूं। क्या है भाई? इवेंट। ये इवेंट के अंदर में क्या होगा, हम लोग इस फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के तरफ कैसे पहुंचे हैं, इसके इवेंट, इसकी जर्नी पर हम लोग जरा जाके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके लिए एक डायग्राम नहीं है, सिंपल सा है, आप लोग भी ऐसे ही बना लो, जल्दी से याद हो जाएगा आप लोग को। एक लाइन ड्रॉ करो। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है, सबसे पहले जो कोई पर्सन अगर आते हैं, सबसे पहला पर्सन कौन बताएगा भाई? कौन बता रहा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट।
रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहां से आ गया भाई? यस, रॉबर्ट हुक का नाम आप लोगों ने लिया। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 1665 के। कब की बात है ये है 1665 का। इस 1665 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। ये रॉबर्ट हुक साहब क्या थे, क्या किया इन्होंने? ये शरारती किस्म के इंसान थे। इनको वैसे तो देखो माइक्रोस्कोप्स बनाने का ना बड़ा ही शौक था, तो ये अपने माइक्रोस्कोप बनाते थे। पूरी जिंदगी भर इन्होंने यही किया है, सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप बनाया है। तो माइक्रोस्कोप बना बना के ये उसके अंदर कोई भी चीज लगा लगा के देखा करते थे कि अरे ये कैसा दिखेगा, ये छोटा सा चीज कैसा दिखेगा। तो जब इन्होंने पहली बार, आप सबको पता है कि इन्होंने क्या किया, कॉर्क लिया, कॉर्क। यस, चित्रांश गुप्त ने सही बताया, कॉर्क लिया इन्होंने। कॉर्क क्या होता है बच्चों? कॉर्क देखो, वैसे तो आप लोग समझदार हो, कई बार बाहर से जब बोतल खरीद के आती है महंगी वाली, तो उसमें कॉर्क लगा रहता है ना? वैसा ही कॉर्क समझ लो आप लोग बॉटल में। जब आप लोग इवन महंगा वाला, जब आप लोग बैडमिंटन खेलते टाइम पर जो वो चिड़िया आती है ना, शटल कॉक, शटल कॉक के नीचे वाला जो हिस्सा होता है, अगर वो महंगा वाला लेते हो तो वो भी कॉर्क का ही बना होता है। तो फिलहाल इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने क्या किया, एक पेड़ की छाल से ये लकड़ी तोड़ लाए, है ना? जैसे नीम की छाल होती है ना, आप लोग के गांव वगैरह में आप जाओगे तो नीम की छाल होती है ना, नीम के चारों तरफ ऐसे लकड़ी लगी होती है, तो वहां से वो ऐसा लकड़ी का गुटका लेके आए, और इस लकड़ी के गुटके पर उन्होंने क्या किया, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर में डाला। उस टाइम पर उनका बड़ा ही पुराना सिंपल सा माइक्रोस्कोप था, लेकिन उनको एक चीज दिखा, उनको दिखा उनको दिखा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर। इनको लगा कि अरे ये डब्बे डब्बे जैसे जेल दिख रहा है मुझे, तो इस जेल में कौन सा कैदी बंद है भाई, जो आज तक जब मैं ऊपर से देखता हूं तब तो कोई कैदी नहीं दिखता है, जब माइक्रोस्कोप के अंदर से देख रहा हूं तो ये क्या दिख रहा है इसके अंदर। ये, उस जमाने में जेल को बच्चे क्या बोलते थे, सेल बोला करते थे, है ना? तो रॉबर्ट हुक एक ऐसे पहले इंसान थे, बड़ा ही छोटा सा ये कंट्रीब्यूशन है इनका, लेकिन समझ लो यहीं से पूरी बायोलॉजी की शुरुआत हुई, पूरे सेलुलर ऑर्गेनिज्म को पढ़ने की शुरुआत होती है, जब इनको यह समझ में आया कि अच्छा ये सेल जैसा स्ट्रक्चर क्या है। तो हाँ, सेल मतलब रूम जैसा, कमरे जैसा स्ट्रक्चर है, सेल मतलब जेल जैसा स्ट्रक्चर, बंद चार दीवारी के बीच में कोई रहने वाला हो, ऐसी चार दीवारी के अंदर कोई कैद, इनको ऐसी चीज दिखी। ठीक है, तो इन्होंने बोला, इन्होंने सबसे पहले क्या किया, इन्होंने इन्होंने सेल्स का नाम लिया, है ना, सेल्स इन कॉर्क। फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ समय के बाद, 1665 के कुछ ही सालों के बाद, है ना, उसके बाद ये आए ल्यूएन होक। नाम सुना है आप लोगों ने ल्यूएन होक का? ल्यूएन होक जो है ये 1674 में आते हैं, है ना? और हम लोग को एक और अचंभे वाली बात बताते हैं। कब आए ये? 1674 में आते हैं। ये हैं ल्यूएन होक। इन्होंने क्या किया, ये और बड़े खुरापाती, इन्होंने बोला कि अरे अपना रॉबर्ट जो है, उसने तो यार लकड़ी के गुटके को एक बार देखने की कोशिश की थी। अब मेरे दिमाग में खुरापात ये चल रहा है कि यार मैं अगर किसी जीते जागते ऑर्गेनिज्म को अगर इस माइक्रोस्कोप के अंदर में डाल के देखूं तो मजा ही आ जाए, है ना? तो ये पहले इंसान थे जिनके दिमाग में खुरापात सूझा। तो इन्होंने क्या किया, अपने घर के बगल वाले नाले में से, या फिर वहां पर पॉन्ड हुआ करता था, पॉन्ड से एक टेस्ट ट्यूब में वो गंदा पानी भर लाए, है ना? उस गंदे पानी के साथ साथ उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। नॉर्मल दे दो। उस गंदे पानी के साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया, और सोचो ये 65 से 74 मतलब कि 9 साल बाद, 9 साल में तो यार अपना माइक्रोस्कोप थोड़ा तो एडवांस हो ही गया होगा। तो ये थोड़े एडवांस माइक्रोस्कोप के साथ देख रहे थे इस चीज को, और इन्होंने पकड़ा कि लिविंग सेल को सबसे पहली बार इन्होंने देखा, है ना? और इन्होंने इन्होंने पहला फ्री लिविंग सेल जो हम लोग बोल सकते हैं वो इन्होंने दबाया। यहां पर लिख सकते हैं हम लोग, डिस्कवर्ड डिस्कवर्ड
फ्री लिविंग सेल फ्रॉम पॉन्ड वाटर। और इनके पास अब तक क्या हो गया था, माइक्रोस्कोप और बढ़िया आ चुका था, बेटर माइक्रोस्कोप था इनके पास। इसके बाद जमाना और आगे बढ़ता है। 1674 के बाद एक जमाना आता है 1831 का, जब एक और साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने क्या किया था भाई, सबसे पहली बार इन्होंने इस सेल के अंदर में कुछ और देखा और उन्होंने बताया, अरे वाह मैंने एक और चीज पाया ब्रो। मैंने क्या पाया, मैंने न्यूक्लियस देखा, है ना। तो इधर याद करना, ये रॉबर्ट हुक हैं और ये क्या है, ये है रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। ये है आपके रॉबर्ट ब्राउन। ये बात कब की हो गई, ये बात हो गई आपके 1700 और ये 1600 की बात हो गई, 1800 की बात हो गई। अब ये 1831 की बात है, बहुत सालों बाद की बात है भाई ये। 1831 में एक आ गए आपके रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने क्या देखा, सबसे पहली बार न्यूक्लियस देखा, है ना। डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इनसाइड सेल। इनके पास और खतरनाक माइक्रोस्कोप आ चुका था, तो इसीलिए अब उन्होंने सेल के अंदर न्यूक्लियस जो आता है उसको भी देख लिया इन्होंने। अब कोई पूछ रहा है कि सर न्यूक्लियस क्या है, विकास यादव जी टेंशन मत लो, बस अभी तुरंत बता दूंगा, मैं आज ही क्लास बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद इसके बाद 1839, इसके लगभग लगभग 8 सालों के बाद, 8 सालों के बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं, इनका नाम है पुरकिंजे। 1839 की बात है, एक और साइंटिस्ट आते हैं, इनका नाम है पुरकिंजे। इन्होंने पहली बार एक और टर्म इजाद किया, हम लोग उसको नाम देते हैं प्रोटोप्लाज्म। अब ये क्या है बताता हूं आपको। कॉइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म। अब ये प्रोटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस, ये सब क्या है, टेंशन मत लो, बता रहा हूं सब बता रहा हूं, टेंशन मत लो, है ना। सेल के अंदर में एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिलहाल के लिए अभी इसको आप इतना ही समझो कि ये क्या है, प्रोटोप्लाज्म एक प्रकार का फ्लूइड स्ट्रक्चर इनसाइड द सेल, यही है। अभी और डिटेल में समझाऊंगा और दिखाऊंगा अभी कैसा दिखता है ना। हाँ, अब इसी को हम लोग साइटोप्लाज्म, अब प्रोटोप्लाज्म देखो अलग है ना। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस वाला हिसाब किताब बनता है, अभी मैं आपको बताता हूं सब कुछ, डोंट वरी। इसके बाद इसी समय पर 1838-39 पर दो साइंटिस्ट थे, एक जर्मन था और एक ब्रिटिश का था, है ना। यहां पर अब इस कलर से आ जाता हूं। ये बात है 1838 और 39 दोनों की, ठीक। यहां पर दो साइंटिस्ट थे, इनका नाम था स्क्लेडन एंड श्वान। क्लेडन और श्वान ये दो इंसान थे, ये जर्मन थे और श्वान जो थे वो ब्रिटिशर थे। ये अपने अपने जगहों पर अपना अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, बट इन्होंने 1839 में एक थ्योरी दी जिसका नाम रखा हम लोगों ने सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में इन्होंने दो बातें बोली। दो बातें कौन कौन सी, सबसे पहला इन्होंने बात किया कि भाई साहब देखो, जितने भी जीव जंतु हैं, मतलब कि प्लांट्स और एनिमल्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। सबसे पहली चीज, है ना। इन्होंने क्या जिक्र किया, पहले नंबर पर लिखना आप लोग कि एवरी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ये पहली बात बोली उन्होंने। दूसरे नंबर पर ये वाली बात किसने बोली, स्क्लेडन ने बोल दी 1838 में। फिर श्वान आए और श्वान ने भी यही चीज देखा, उन्होंने एनिमल सेल पर थोड़ा सा और अपना बढ़िया सा एक्सपेरिमेंट किया, प्लांट सेल पर एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने बोला कि अच्छा अब समझ में आया, ओ माय गॉड, सेल जो है ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। अब समझ में आया। ये इन्होंने क्या बोला, सेल इज द
बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये किसने बोला? स्क्लेडन एंड श्वान ने मिलके बोला है, और इन्होंने मिलके द सेल थ्योरी दिया। लेकिन अब इसमें भी कुछ लोग थे जो कि सोचते थे कि अरे यार ये तो पूरी बात नहीं बता के गए हैं। तो हम लोग बोले, हम लोगों को एक और साइंटिस्ट मिलते हैं 1855 में, वर्चाउ। उन्होंने इसका तीसरा पॉइंट भी लिखा है ना। एक और साइंटिस्ट मिले हमें, यहां पर लिखता हूं मैं, एक और साइंटिस्ट मिले, इनका नाम है वर्चाउ। ये वर्चाउ 1855 में तीसरा पॉइंट देते हैं, मतलब कि एक्सटेंडेड द सेल थ्योरी, एक्सटेंडेड सेल थ्योरी। इन्होंने तीसरा पॉइंट ऐड किया है ना, पहला दूसरा ऊपर लिख दिया मैंने, तीसरा पॉइंट ऐड किया इन्होंने कि कोई भी सेल जो है वो अपने पुराने वाले सेल से ही पैदा होता है। मतलब कि यस, चित्रांश गुप्त, बड़ा कठिन नाम है यार आपका, चित्रांश गुप्त ने बता दिया कि एवरी सेल arise from pre-existing cell. All cells derived from pre-existing cells. अभी हो सकता है कि आपको इन सबका मतलब ना समझ में आ रहा हो, डोंट वरी, भी समझा रहा हूं भाई, है ना। इन्होंने यस, ओमिस ओमिस सेलुआ ई सेलुला ऐसे कुछ करके उन्होंने लिखा था, ओमिस सेलुला इस सेलुला, पता नहीं कौन सी भाषा है भाई, मेरे को नहीं आती है, और ये सब याद वाद भी नहीं करना है आपको, है ना। मंगलदीप पांडे ने लिखा है। कभी मत पढ़ना भाई साहब इन सब चीजों में, है ना, कभी मत पढ़ना, कभी कोई काम नहीं आएगा। अगर आप लोगों ने अपने क्लास में कभी पढ़ा होगा, भूल जाना उसको। जितनी ज्यादा चीजें ऐसी फालतू की भूल जाओगे, उतना यूपीएससी में अच्छी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए भूल जाना उन सब चीजों को। और फाइनली एक बहुत ही बड़ा आविष्कार आप बोल सकते हो, एक बहुत ही बड़ा शानदार आविष्कार होता है, जिसको कि हम लोग बोल सकते हैं 1940 में, 1940 में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना दिया। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आते ही भाई साहब, अब तो हम लोग एकदम अंदर घुस ही गए, सेल के अंदर जा जाके जूम कर करके उसका भी पूरा ऑब्जेक्ट पढ़ के आ जा रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर ये भी होता है, इसको भी खोल के देखो, बड़ा करके देखो। मतलब समझ लो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो इतना शानदार चीज है कि अभी तक हम लोग ये परेशान हो रहे थे कि सेल को कैसे देखें। ये भाई साहब देखो, ये सेल देख के खुश हो गए थे। अब इस सेल के अंदर जो डीएनए मटेरियल निकलता है, उसको भी खोल खाल के हम लोगों ने एक एक एटम एटम तक छेड़ दिया है उसको, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्कवरी है हमारे बायोलॉजी में, इसको एक्सपैंड करने के लिए। ये बात अब हम लोग को समझ में अगर आ गई तो इट्स गुड, नहीं आई तो भी मैं अब आपको कुछ चीजें कॉमनली बताता हूं। अब सबसे पहले, अब मुझे अब बताओ, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोगों ने अभी तक ये पढ़ा कि भैया एक सेल होता है, और इस सेल को हम लोग फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोल रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं? फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोलते हैं, है ना। अब फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ जो है, ये दिखता कैसा है ना। अब दिखता कैसा है? कोई भी सेल हो इस दुनिया का, उसके पास ये तीन चीज होंगे जरूर से। कौन कौन से तीन चीज? कौन कौन से तीन चीज होंगे? चलो, एक तरफ मैं आपके लिए बनाता हूं प्लांट सेल, साथ साथ बनाते चलना आप लोग भी। प्लांट सेल इज मोर लाइक अ डब्बा, है ना। इसके अंदर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होगा, वो होगा यहां पर न्यूक्लियस। और यहां पर चलो एक और चीज बना देता हूं मैं, और इसके अंदर भरा होगा कुछ ना कुछ फ्लूइड।
ठीक, ये इसके अंदर क्या है, इसके अंदर पूरा भरा हुआ है फ्लूइड। यहां पर भी भर देता हूं यार। वैसे तो इसके अंदर देखो एक और चीज जो हमारे लिए हमें बनाना चाहिए, वो ऐसा भी बनाना चाहिए, एक वैक्यूअल भी बना देना चाहिए। इतने दूर में चलो मैं वैक्यूअल बना देता हूं, वो बाद में मैं आपको समझाऊंगा कि क्या चीज है वो। ऐसा बना दो आप लोग। ये हमारा कहलाता है प्लांट सेल, और हमारा एनिमल सेल भी एक प्रकार का होता है ना। एनिमल सेल कैसा दिखता है? एनिमल सेल इज मोस्टली सर्कुलर इन नेचर विद द सेम थिंग। इसके पास भी एक यहां पर कुछ होगा, और इसके पास भी यहां पर कुछ, तो यहां पर लिक्विड जैसा भरा होगा। तो अगर मैं आप लोगों से नामकरण करने को बोलूं ना, तो आप लोग बिल्कुल भी हिचकिचाना मत, और तुरंत के तुरंत ये सारी चीजें जवाब दे देना। देखो, सबसे पहला ये जो रेड रेड कलर का गोला दिख रहा है, यहां पर भी और यहां पर भी, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक, अब जो ऐसा बच्चा पूछ रहा था कि न्यूक्लियस क्या होता है, तो भी आपको दिखाता हूं कि ये सेल के अंदर में एक स्फेरिकल शेप, अब ये ऐसा स्फेरिकल शेप का होगा कुछ, है ना। ये स्फेरिकल शेप के अंदर एक और स्फीयर होगा, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, अब यहां पर जो दूसरी चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ये व्हाइट कलर की लिक्विड क्या है ये, और यहां पर भी यही चीज, इसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक, क्या हो गया? साइटोप्लाज्म। और एक और हिस्सा है हमारा यहां पर, जिसको कि हम लोग, ये देखो यहां पर ग्रीन कलर से रिप्रेजेंटेड है, और यहां पर इस ब्लू कलर से रिप्रेजेंटेड है। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? इसको हम लोग नाम देते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसी को हम लोग कभी कभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बुलाते हैं। दोनों बतिया इज द सेम। ठीक है, यस, काफी सारे लोग को ही पता है। अब यहां पर अगर हम डिफाइन कर देते हैं इसी चीज को कि ये क्या था हमारे लिए, ये था हमारे लिए प्लांट सेल, और ये था हमारे लिए एनिमल सेल। तो अब इन दोनों में, या हमने ये बोला कि दुनिया के किसी भी सेल की बात अगर हो रही है, मैं फिर से बोलता हूं, दुनिया के किसी भी सेल की बात हो रही है, उसमें ये तीन चीज जरूर मिलेंगे। क्या क्या चीज? पहला सेल मेम्ब्रेन, दूसरा साइटोप्लाज्म, तीसरा न्यूक्लियस। मिलेगा ही मिलेगा। बात समझ में आई क्या? ये तीन चीज के बिना सेल बन ही नहीं सकता है। ये समझ लो एक प्रकार का कवच है ना। ये क्या, एक प्रकार का कवच है, उसके अंदर कोई वाटरी लिक्विड भरा हुआ है, और उस लिक्विड के अंदर ये न्यूक्लियस है। सेम केस यहां पर भी आता है कि यहां पर भी एक सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर ऐसी व्हाइट कलर का लिक्विड जैसा कुछ भरा है, और इसके अंदर भी एक न्यूक्लियस है। अब एक बात समझना कि दुनिया के किसी भी जानवर को टटोल के देख लो, वो चीता, भालू, या फिर इंसान, या फिर कुत्ता, बिल्ली, कुछ भी पकड़ लो, अगर उनके अंदर का हम लोग सेल निकाल कर देखेंगे, तो सेल ऐसा ही होगा। सारे के सारे सेल होते एक ही जैसे हैं। इनके अंदर अभी और भी चीज बताऊंगा, वो भी सेम टू सेम ही मिलता है। और कोई भी प्लांट उठा के देख लो, है ना, नीम का पेड़ हो, चाहे पीपल का पेड़ हो, चाहे कोई घर में लगा हुआ छोटा पौधा हो, अगर उसका सेल भी निकाल कर देखोगे तो भी ऐसा ही दिखेगा। फिक्स है ये चीज। ठीक है, यहां पर आप लोग के दिमाग में एक खुरापात सूझ रहा होगा कि सर एक बात बताओ, वो सब तो ठीक है, इसको दो दो हरा रंग से क्यों बना दिए? चलो, इसको दो दो हरा रंग से इसलिए बना दिए क्योंकि इसके पास एक और लेयर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। ठीक, ये सेल वॉल इसके लिए कि एक्स्ट्रा कवच का काम करता है। अब सोचो इस बात को कि हम लोग को अगर बारिश के मौसम में बारिश में भीगने का मन नहीं है और बारिश हो रही है, तो हम लोग क्या करेंगे? या तो छाता हाथ में होगा तो छाता खोल लेंगे, या फिर घर के अंदर घुस के छिप के बैठ जाएंगे, और खिड़की के अंदर मजेदार तरीके से नजारा लेंगे। आहा, बारिश हो रहा है, सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है। अगर बाहर निकले, पता चला अरे भाई साहब चिलचिलाती हुई धूप, दिमाग घूम जा रहा है,
भाग के घर में आ सकते हैं। अगर हम लोग बाहर गए और बड़ी ठंड लग रही है भैया, कांपते हुए फिर अंदर घुस गए, रजाई के अंदर भी घुस गए। अब तो पेड़ पौधों के लिए क्या है, कौन सा घर? इनको ठंड लगे तो कहां जाएं, इनको धूप लगे तो कहां जाएं, इनको अगर बहुत ज्यादा ठंड बारिश में लग रहा है तो कहां जाएं? कहीं नहीं जा सकते। इसीलिए नेचर ने इनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर दिया है कि भैया तुमको धूप पड़े या बारिश, तुमको रहना बाहर ही है। तो इसीलिए तुमको हम एक एक्स्ट्रा कवच दे रहे हैं सेल वॉल के नाम पर। और सेल वॉल रिजिड होता है काफी। कभी एक मुक्का अपने बगल वाली दोस्त को मारना और दूसरा मुक्का कभी पेड़ के टहनी पर मारना, किसमें ज्यादा चोट लगेगी? पेड़ की टहनी पर जो मारे हो, है ना। पेड़ की टहनी क्योंकि कड़ी होती है ना, वो उसको मारोगे तो हाथ पे चोट लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि हर एक सेल के बाहर क्या है? कड़ा वाला सेल वॉल, हार्ड सेल वॉल है। और ये जो है ये तो मुलायम सा होता है बिल्कुल, है ना। अपना स्किन ऐसे छू के देखो, बिल्कुल मुलायम सा दिख रहा है क्या? तो ये सब क्या है? ये सब एनिमल सेल है। ठीक है, चलो अब इसके बारे में मैं आपको और डिटेल में बात करूं उससे पहले मैं आपको यूपीएससी के 2020 का क्वेश्चन दिखाना चाहता हूं। और मुझे उम्मीद है कि जितने लोगों ने अगर अभी तक का ये तीन नाम अगर आपको याद रहेंगे तो आप यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व कर ले जाओगे। अब आपके ऊपर है कि आप इतने महारथी हो कि नहीं हो। जरा ये बताना मुझे, यहां पर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है मैंने। अब आपके पास ये चार ऑप्शन है, ए, बी, सी और डी। आपका समय शुरू होता है अब। क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्लांट और एनिमल सेल के बीच में अंतर क्या है। इसमें से बहुत सारी बातें आपको नहीं पता होंगी, लेकिन फिर भी आप सवाल का सही जवाब लगा दोगे, है ना। इसमें क्या है? प्लांट सेल हैव सेल्यूलोज सेल वॉल व्हाइल एनिमल सेल्स डू नॉट, है ना। प्लांट सेल डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन अनलाइक एनिमल सेल्स विच डू। तीसरा है मिच्योर प्लांट सेल के पास एक लार्ज वॉक्यूल होता है जबकि एनिमल सेल के पास छोटे वॉक्यूल होते हैं। अब आप ये सब पढ़े नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है, जितना पढ़े हो उससे एलिमिनेट करके आंसर लगाओगे, आंसर लग जाएगा। बताओ भाई, समय समाप्ति की घोषणा बस होने ही वाली है आप लोगों के लिए। बताओ भाई। समय समाप्ति की घोषणा, बस रुक जाओ, अब मेरे को सॉल्व करने दो। मैंने बोला, पहली बात मैंने बोला, मैं पढ़ता हूं इस इक्वेशन को। मैं बोलता हूं कि प्लांट सेल के पास सेल्यूलोज सेल वॉल है। अब पता नहीं सेल वॉल सेल्यूलोज का है कि नहीं, लेकिन सेल वॉल तो है भाई साहब, है ना। जबकि एनिमल सेल के पास नहीं होता है। क्या ये स्टेटमेंट गलत है, सही है? ये स्टेटमेंट 100% सही है ना। कि प्लांट सेल के पास सेल वॉल होता है लेकिन एनिमल सेल के पास नहीं होता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, मतलब ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है और ये भी सही हो सकता है। एक स्टेटमेंट गलत। प्लांट सेल डू नॉट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अरे मेरे भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो हर सेल के पास होता है ना, तभी तो वो सेल कहला रहा है। अगर वो सेल होता ही नहीं तो फिर हम कैसे डिफाइन करते? तो पहली बात तो ये है कि प्लांट सेल डू नॉट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओहो हो, ये तो गलत हो गया यार। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सबके पास होगा ना। ये स्टेटमेंट गलत है भाई साहब। दूसरा स्टेटमेंट, जहां जहां दिखे काट दो। तो मतलब ये वाला भी गलत हो गया, ये वाला भी गलत हो गया। हमारा आंसर क्या आ गया? 1 और 3, सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग को तीसरा स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी और अभी हम पढ़ेंगे भी नहीं। जब हम लोग वॉक्यूल्स के बारे में पढ़ लेंगे उसके बाद ये क्वेश्चन मैं आपको फिर से दिखाऊंगा, है ना। अब सोचो इसी चीज को, अगर मैं सी ऑप्शन लगा के देखता हूं तो देखता हूं कितने लोग की बुद्धि की बत्ती जल चुकी है और कितने लोग की बत्ती अभी भी गुल है। ओहो, 50% ज्यादा लोग की बत्ती गुल है अभी भी। क्या कर रहे हो मेरे प्यारे दोस्तों? क्या चल रहा है भाई? इतना बात समझाने के बाद भी ऐसे ही करोगे क्या? बेइज्जती करा दोगे मेरी? कोई कह रहा है मुझे बी में 1 और 3 दिखा। अरे भाई चश्मा लगा लो, है ना। ये फालतू के एक्सक्यूज मत दो यहां पे। कह रहे बी में मुझे 1 और 3 दिखा सर, इसलिए मैंने बी लगा दिया। वाह वाह वाह, वेरी गुड।
देखो एग्जाम यूपीएससी का देने जा रहा हूं, कहीं उसमें स्टेट पीसीएस ना दिख जाए तुमको, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। तो हमारा अभी भी लीडर बोर्ड देख लेते हैं यार, कौन कौन लोग हैं यहां पर। मयंक यादव, उन्होंने 4 सेकंड के अंदर जवाब दे दिया। जानवी परिहार, ऋषभ कुमार, युवराज त्रिवेदी, लोकेश कुमावत, अविका राघव, नीरज शर्मा, आयान मोहम्मद, साहिल खान और उत्कर्ष राठी, ये वो लोग हैं जिन्होंने सही आंसर दिया और सबसे पहले दिया है। तो आशा करता हूं कि आगे क्लास में अब आप लोग भी अपना नाम इस लीडर बोर्ड में बेशुमार करोगे, बेशुमार नहीं में शुमार करोगे। तो आंसर समझ में आ गया ना? ठीक है, यस। अब सोचो इसी चीज को अब हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट अब हम लोग उठाते हैं, यहां से पहला पॉइंट उठाते हैं और सबसे पहले पॉइंट पर हम लोग बात करते हैं सेल स्ट्रक्चर। हम लोगों ने बात कर लिया सेल स्ट्रक्चर पे, 2-3 चीजें हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, मान लो सेल वॉल की बात कर लेते हैं। ठीक है, सेल वॉल हम लोगों ने 4 चीजें पढ़ी ना, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन दोनों के पास होगा, लेकिन सेल वॉल सिर्फ प्लांट के पास होगा। तीसरे नंबर पर क्या है? तीसरे नंबर पर हम लोगों ने साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा। और चौथे नंबर पर क्या पढ़ा हम लोगों ने? चौथे नंबर पर हम लोगों ने पढ़ा न्यूक्लियस के बारे में। इन सब के बारे में एक बार जरा देखते हैं। ठीक है, जरा देखो, पहला पहला देखो, हम लोग लिखते हैं पहले नंबर पर सेल वॉल। क्या है, किस चिड़िया का नाम है, समझते हैं सेल वॉल को। देखो, हम लोगों ने यह समझा कि सेल वॉल जो है, सेल वॉल कहां पर प्रेजेंट है? सिर्फ और सिर्फ पौधों, पेड़ों में प्रेजेंट है ना। तो सबसे पहले तो यार देखो यही पॉइंट लिखना चाहिए हम लोग को। लेकिन अब आप लोगों के लिए मैं बस एक पॉइंट एक्स्ट्रा लिख दे रहा हूं यहां पर कि ये प्रेजेंट सिर्फ पौधों में नहीं, बल्कि कुछ बैक्टीरिया में भी हो सकते हैं और कभी कभी कुछ फंजाई में भी हो सकते हैं। तो यहां पर मैं पहला पॉइंट लिखता हूं, प्रेजेंट ओनली इन प्लांट बैक्टीरिया एंड फंजाई। मुद्दा क्लियर है? अब दूसरा पॉइंट लिखना कि ये जो है, ये एक प्रकार का, हम इसको अगर इसके फंक्शंस की बात करें, है ना, फंक्शंस, करता क्या है ये सेल वॉल अपने आप में क्या कर लेगा, क्या उखाड़ लेगा? तो हम लोग बोलते हैं, देखो 2 चीजें हम लोग बताते हैं। सबसे पहले ये हमारे प्लांट को रिजिडिटी देता है, मजबूत बनाता है, उसको टफ बनाता है। कैसा भी मौसम हो भाई साहब, तन के खड़ा रहेगा, बिल्कुल सिर मस्तक नहीं होगा उस पौधे का, उस पेड़ का। तो सबसे पहले क्या क्रिएट करता है? इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड टफनेस टू द प्लांट। पहले पॉइंट पर क्या लिखोगे आप लोग? इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड टफनेस टू द प्लांट्स। पहली बात हो गई, है ना, ये तो पहला हो गया। माहिष्मति का नाम कहां से आ रहा है भाई? अभी भी बाहुबली देखते हो क्या आप लोग? दूसरा जो है, दूसरे नंबर पर लिख सकते हो इसी के लिए दूसरा। अब चूंकि ये स्ट्रेंथ, टफनेस, ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा है ना, इसीलिए आप समझो कि ये शेप भी डिफाइन कर सकता है और स्ट्रेंथ भी देता होगा। यस, चित्रांश गुप्त ने फिर से सही लिखा। चित्रांश गुप्त, तुम मेरी क्लास पहले ही कर चुके हो क्या यार? मेरे पढ़ाने से पहले सब चीज तुमको कैसे पता चल जाता है? दूसरे नंबर पर लिखते हैं इट प्रोवाइड्स शेप एंड स्ट्रेंथ। 2 बातें यहां पर क्लियर हो गई। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम लोग बात करें, तो सबसे पहले आप लोग ये समझना, आप लोग को जान के थोड़ी हैरानी होगी कि भाई साहब ये जो सेल वॉल होता है, ये एक नॉन लिविंग थिंग है ना। लिविंग थिंग नहीं है, ये एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। तो हम लिखते हैं इस चीज को कि सेल वॉल आर नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। जिंदा नहीं है। किस चीज का बना हुआ है भाई साहब? किस चीज का बना हुआ है? अभी किसी ने कमेंट करके बताया भी था।
अरे सेल डेड नहीं है हिमांशु, निहारिका, कहां बुद्धि पहुंचा दी है अपनी। यहीं लाओ, वापस धरातल तक लेके आओ, आसमान में नहीं उड़ना है। बस ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, सेल उसके अंदर जिंदा है, समझे? तो सेल तो जिंदा ही है। ये किस चीज का बना होता है? अरे वाह, बहुत सारे लोगों ने बता दिया, सेल्यूलोज का बना होता है। लेकिन बच्चे, सेल्यूलोज के अलावा भी कई सारी चीजें होती हैं, वो भी बता देता हूं मैं। अब कोई ये नादान बालक पूछ रहा है कि सर नोट्स बनाना है क्या? अब देखो, मैं इस बात को पहले ही बहुत क्लियर कर देता हूं कि आप लोग बच्चों क्लास सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ के बच्चे नहीं हो, है ना? तो ऐसे वाहियात सवाल पूछना बंद कर देना दोबारा से, कि नोट्स बनाना है कि नहीं बनाना है, ये लिखना है कि नहीं लिखना है, इसको कलर पेन से बनाए कि ब्लैक एंड व्हाइट पेन से बनाए, है ना? अब ये सारी चीजें अपने दिमाग से खुद ही सोच लो। यूपीएससी की तैयारी करने आए हो आप लोग, है ना? यहां पर क्लर्क का एग्जाम नहीं चल रहा है, तो ऐसे सवाल मेरे से कृपा करके ना पूछे जाएं। नहीं तो सही बता रहा हूं, मैं बहुत मजे लेता हूं ऐसे बच्चों के, ठीक है? तो मत पूछना दोबारा, पहले ही क्लियर कर दे रहा हूं, जो भी मैं लिखवाता हूं उसको लिखना ही है, ठीक है? चलो, यहां पर अब हम बात करते हैं इसके कॉम्पोजिशन की। बना किससे? तो अभी तक हम लोगों ने देखा प्लांट भी है, बैक्टीरिया भी है, फंजाई भी है, बहुत सारी चीजें हैं यार, है ना? प्लांट, बैक्टीरिया, फंजाई सब कुछ है, तो बनता किस चीज से? यहां पर यहां पर फंजाई के अलावा आप लोग चलो एक चीज और लिख लो, एल्गी भी लिख लो, ठीक है? तो अब सबका देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्लांट। तो आप में से कई सारे लोगों ने बताया भाई, बिल्कुल सही आंसर दिया है कि प्लांट में यह बनता है सेल्यूलोज से, जो कि बिल्कुल सही जवाब है यार, बिल्कुल सही जवाब है कि प्लांट में सेल्यूलोज का बनता है। और सेल्यूलोज किसी को समझ में ना आए क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं। देखो, सेल्यूलोज में दिखाऊं क्या है? ये देखो, ये सेल्यूलोज। कागज जो देखते हो, लकड़ी जो देख रहे हो, सब क्या है? सेल्यूलोज ही है। जिस टेबल पर, जिस कुर्सी पर बैठ के पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, वो सब क्या है? सब के सब सेल्यूलोज हैं। तो सेल्यूलोज जो है वो दुनिया का सबसे ज्यादा एबंडेंट मटेरियल है, ठीक है? सबसे ज्यादा मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ द वर्ल्ड क्या है? सेल्यूलोज ही है। तो प्लांट्स जो है वो, उसमें सेल्यूलोज जो पाया जाता है, लकड़ी जिसको बोलते हो, वो सब क्या है? वो सब सेल्यूलोज ही है, ठीक है? हाँ, पेपर, कोई पेपर बोल लो, कोई लकड़ी बोल दो, सब जो भी चीजें लकड़ी से बनती है सब सेल्यूलोज हैं, ठीक है? कॉटन हो गया, वुड हो गया, ये सब सेल्यूलोज ही हैं, है ना? इसको चाहो तो लिख भी लो फटाफट से कि मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक मटेरियल इन द वर्ल्ड। एग्जाम्पल के नाम पर लिख लो, कॉटन, वुड, पेपर, एटसेट्रा, यही सब है। तो प्लांट तो सेल्यूलोज से बना हुआ है। प्लांट में जो सेल वॉल पाया जाता है, एल्गी में जो पाया जाता है वो क्या है? एल्गी। तो एल्गी में भी जो सेल वॉल पाया जाता है वो भी सेल्यूलोज का ही बना होता है, ठीक? फिर हम लोगों ने और क्या पढ़ा? फंजाई पढ़ा है। किसी ने रिप्लाई किया था, मतलब किसी ने कमेंट किया था कि फंजाई जो है उसका सेल वॉल चाइटिन का बनता है, चाइटिन, है ना? ये सारी चीजें अब ऐसे ही हैं कि याद कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। और बैक्टीरिया में जो है उसको हम लोगों ने, फिर किसी ने सही आंसर दे दिया, पेप्टिडोग्लाइकन से बनता है ना? और अगर बैक्टीरिया का नाम दें हम लोग, बैक्टीरिया, पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन से बनता है।
ठीक है। अच्छा, साक्षी सैनी का पूछना है सेल्यूलोस क्या है। तो बेटा अभी मैं चाइनीज भाषा में बता रहा था सेल्यूलोस क्या है। हिंदी और अंग्रेजी आई थिंक आपको समझ में आता होगा, उसी भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर कोई दूसरी भाषा आती है तो बता दीजिए, लेकिन क्या ही करोगे बता के यार, मेरे को नहीं आती, मुझे तो यही दो आती हैं। तो मैं हर बार आपको हिंदी और अंग्रेजी भाषा में ही समझा सकता हूं। अब कोई पूछे कि सर ये चाइटिन क्या है, पेप्टिडोग्लाइकन क्या है, बेटा नाम है, जैसे तुम्हारा नाम सुरेश महेश रमेश होता है ना, वैसे ही इन सेल्यूलोज के कंपोनेंट का नाम है। सेल वॉल किससे बना है, चाइटिन का बना हुआ है। सेल वॉल किसका बना है, पेप्टिडोग्लाइकन का बना है। याद कर सकते हो तो ठीक है, नहीं याद कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फिर इतनी टेंशन नहीं लेनी है हम लोग को। अब एक चीज सेल वॉल के बारे में आपको और समझना है, ये जो सेल वॉल है आपका फ्रीली परमिएबल होता है। क्या मतलब है इसका, ये क्या है, फ्रीली परमिएबल। फ्रीली परमिएबल बताओ भाई, फ्रीली परमिएबल का मतलब क्या है, इसके आर पार कुछ भी जा सकता है। कुछ भी का मतलब है ऐसा तुम लड्डू खिला दो पेड़ पौधे को, नहीं वैसा बात नहीं कर रहा हूं मैं। इसका मतलब यह है कि देखो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ग्लूकोज, न्यूट्रिशंस, ये सारी चीजें जो छोटी छोटी चीजें हैं वो सेल वॉल के आर पार बहुत ही आसानी से चली जाती हैं, है ना। अंदर भी चली जाएंगी, अंदर से बाहर भी आ जाएंगी। लेकिन याद रखना कि प्लांट में सेल वॉल तो इसका ऊपरी ढांचा है, इसके अंदर अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन भी आएगा। तो उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि भैया तुम्हें आना जाना है कि नहीं। अब देखो वैसे भी नॉर्मल सी भी बात है यार, अब ये नॉन लिविंग क्रिएचर है, अगर इसके अपने नखरे होते तो इस नॉन लिविंग थिंग को हम समझाते थोड़ी ना कि भैया तुम क्या कर रहे हो यार, तुम पानी को तो आने दो, क्या कर रहे हो यार, तुम ग्लूकोज को तो आने दो, क्या कर रहे हो यार, कार्बन डाइऑक्साइड को तो आने दो या ऑक्सीजन को तो जाने दो। इसको समझाने की जरूरत नहीं है भाई साहब, ये नॉन लिविंग है, ये सबको आने जाने देता है, इसको टेंशन नहीं है, क्योंकि इसके पास दिमाग ही नहीं है इस चीज का। इसीलिए जब अब हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट अपना पढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ते हैं, उसमें आपको ये बात क्लियर होगी। नेक्स्ट में आप लोग लिखना, हम लोगों ने क्या पढ़ा दूसरे नंबर पर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, कुछ भी बोल दो। मेम्ब्रेन मतलब क्या होता है, मेम्ब्रेन मतलब होता है कवच। तो सेल का कवच क्या कहलाएगा, सेल का मेम्ब्रेन कहलाएगा, है ना। बहुत ही सिंपल है अब तो। ठीक है, कोई कह रहा है सर आप बहुत अच्छा दिखते हो। अभिनव भाई कैसी बातें कर रहे हो यार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम लोग पढ़ते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये वैसे तो देखो हर एक प्रकार के सेल्स में प्रेजेंट होता है। तो ये बात हम लोगों ने लिखा है ना, हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सबसे पहला पॉइंट क्या लिखे हम लोग बताओ, कि इट इज अवेलेबल या फिर इट इज प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल, है ना। प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट हम लोग अगर लिखना चाहते हैं तो हम लोग लिखें, जैसे वहां पर ये हम लोगों ने क्या लिखा था कि वो फ्रीली परमिएबल है। तो यहां पर बच्चे क्या बता रहे हो आप लोग, कौन सा परमिएबिलिटी लगाऊं यहां पर, बताओ भाई। शिषपाल शर्मा पूछ रहे हैं और कितनी देर क्लास चलेगी। अरे बेटा चलेगी 2-4 घंटे, टेंशन मत लो। क्या बोरिंग लग रहा है क्या आपको, मजा आ रहा है ना पढ़ने में, जब तक मजा आए पढ़ने में तब तक पढ़ते रहना चाहिए। नेक्स्ट, यस किसी ने बता दिया, प्रिया ने बताया सिलेक्टिव परमिएबल है। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार प्रिया, बहुत ही बढ़िया आंसर है आपका। ये जो है एक प्रकार का सेलेक्टिवली सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। अब देखो मैं आपको ना कुछ चीज समझाता हूं, अब ध्यान से सुनना इस बात को, नहीं तो कल फिर आओगे तो इसी डाउट के साथ रहोगे। कुछ लोग देखो सेमी परमिएबल बोल रहे हैं, कुछ लोग सेलेक्टिव परमिएबल बोल रहे हैं, कुछ लोग नॉन परमिएबल बोल रहे हैं, कुछ लोग परमिएबल बोल रहे हैं। क्या है एक्चुअल में, है ना। परमिएबिलिटी की भाषा जो है
वो किस हिसाब से डिफाइन होती है? पहला मैंने बोला परमिएबल हो सकता है, फिर कुछ होते हैं नॉन परमिएबल, फिर कुछ होते हैं सेमी परमिएबल, लेकिन मैंने इसको बोला है सिलेक्टिवली परमिएबल। अब देखो इन सब में अंतर क्या है, अंतर क्या है ये समझ लो, जरा ध्यान से सुनना इस चीज को, है ना, बहुत ध्यान से सुनना। परमिएबल का मतलब ये है, या फिर फ्रीली परमिएबल बोल दो आप लोग, परमिएबल फ्रीली परमिएबल है ये, मतलब कि ये कोई भी वस्तु का आवागमन इससे हो सकता है। मतलब कि अगर मैं आपके सामने एक लेयर डाल दूं, देखो ये क्या है, एक लेयर मान लो है ना, इस लेयर से इस लेयर से अगर कोई सामान आर पार हो जाता है ना, मतलब कि इससे कोई भी सामान अंदर गया और पार हो गया, ठीक, यहां से पार हो गया, अगर आर पार हो जा रहा है कोई भी वस्तु, एनीथिंग, वो क्या कहलाएगा? फ्रीली परमिएबल कहलाएगा, ठीक। नॉन परमिएबल का मतलब क्या है कि इससे कोई भी वस्तु आर पार हो ही नहीं पा रहा है। अरे इरेजर कहां गया रे? हाँ, इससे कोई भी वस्तु आर पार नहीं हो पा रहा है, ये क्या कहलाएगा? नॉन परमिएबल कहलाएगा। सेमी परमिएबल कहलाने का क्या मतलब है कि कुछ चीज पार नहीं होगी लेकिन कुछ चीज जाएगी तो पार हो जाएगी, ये क्या होगा? सेमी परमिएबल कहलाएगा, ठीक है। सेलेक्टिव परमिएबल के अपने नखरे हैं। सेलेक्टिव परमिएबल बोलता है, सिलेक्टिवली परमिएबल बोलता है कि भैया मेरी मर्जी, क्या बोला? मेरी मर्जी, मेरे को जब मन करेगा, जिसका मन करेगा उसको मैं आने दूंगा, नहीं तो कट लो, नहीं बोलूंगा आने जाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जब सेल के अंदर बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा हो गया, उसको लगा कि यार इतना कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर भरते जा रहा है, निकाल दो बाहर, तो वो क्या करेगा? बाहर निकाल देगा, ठीक है। उस टाइम पर अगर ऐसा कुछ है कि ऑक्सीजन आने की जरूरत है, ऑक्सीजन आने की जरूरत है सेल के अंदर में, तो वो बोलेगा बेटा आने दे आने दे आने दे, कोई दिक्कत नहीं, आने दे इसको, तो वो अपने हिसाब से अंदर आ जाएगा। सेल अपना एनर्जी बकायदा प्रोड्यूस कर रहा था, मस्त, उसको एनर्जी की कोई जरूरत नहीं थी। उधर से उसके दरवाजे पर नॉक नॉक करता है ग्लूकोज, नॉक नॉक, ग्लूकोज, ग्लूकोज आया है तुमको एनर्जी देने के लिए। सेल बोलेगा कि एक काम करो बेटा, अभी अपने पास बहुत एनर्जी है, निकल लो, नहीं लेना मुझे वापस, नहीं तुमको पार कराने दूंगा मैं, है ना। अब इसके वजह से ये क्या होता है? सेलेक्टिवली परमिएबल कहलाता है। मतलब इसकी मर्जी के अनुसार जब भी इसको जो चीज पास कराने की इच्छा होगी वो उस तरीके से पास कराने देगा, नहीं तो नहीं होने देगा। सेमी परमिएबल का क्या मतलब था? इसमें चीजें फिक्स थी। अगर ऑक्सीजन जाता है तो ऑक्सीजन हर बार जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जाता है तो हर बार जाएगा, ग्लूकोज जाता है तो हर बार जाएगा, नहीं जाता है तो कभी नहीं जाएगा, ये सेमी परमिएबल है। लेकिन सिलेक्टिव परमिएबल क्या चीज है? जो कि अपनी मर्जी के अनुसार चीजों को रन करे, अपने हिसाब से रन करे, ठीक है। बात क्लियर हुई क्या सिलेक्टिव परमिएबल की, है ना। अंशिका बंसल, आपका ये सवाल आए उससे पहले ये आंसर ऑलरेडी दे दिया गया है कि सेमी परमिएबल और सिलेक्टिव परमिएबल में क्या अंतर है, ठीक है। तो अब जैसे मान लो, कोई भी मान लो सेल है हमारे लिए, ये मान लो हमारे पास सेल है, इस सेल में अगर हम लोग का ये सेल मेम्ब्रेन है और हम लोग बोलते हैं कि ये लो बेटा ऑक्सीजन चाहिए तुमको, तो ये बोलेगा आण दो, बोले ग्लूकोज चाहिए तुमको, बोले आण दो, फिर ये बोला कि अरे ये बताओ कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तुमको, बोला नो नेवर, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आने दिया। मतलब क्या है कि ये क्या है? सिलेक्टिव परमिएबल है। सिमिलरली इसका कार्बन डाइऑक्साइड आने तो नहीं दे रहा है, लेकिन अगर बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड जाने का है क्या, बोलेगा जाने दो। तो ये जो आने जाने का हिसाब किताब है, अगर ये मेम्ब्रेन खुद से डिसाइड कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? सिलेक्टिव परमिएबल बोलते हैं, है ना, सिलेक्टिव परमिएबल बोलते हैं, ठीक है। आई थिंक अब आपको ये मुद्दा भी क्लियर हो गया होगा। चलो अब ये बताओ कि ये बनता कैसे है, किसका कॉम्पोजिशन है ये?
इसका अगर हम लोग लिखते हैं कॉम्पोजिशन, जैसे वहां पर हम लोग देख रहे थे कोई सेलुलोज का बना है, कोई चाइटिन का बना है, कोई पेप्टिडोग्लाइकन का बना है, तो उसी तरीके से सेल मेम्ब्रेन कैसा बनता है? सेल मेम्ब्रेन बताओ भाई, किसने बोला लिपिड प्रोटीन का बनता है? देखो सही बोल रहे हैं ये लोग, ये बनता है आपके फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से, है ना। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया ना, तो हमारे दिमाग की खुरापाती और जगह, हमने कहा कि यार जरा इसका लेयर चौड़ा जो है ना उसको भी जरा देखते हैं कैसा होगा ये। तो ये कुछ ऐसा दिखा हम लोग को कि एक तो प्रोटीन का लेयर होगा अपना, है ना, डबल लेयर होता है। ये क्या होगा आपका? प्रोटीन होगा, ये दोनों, ये क्या होगा? प्रोटीन। और इसके बीच में आपको लिपिड्स दिखेंगे, है ना। क्या दिखेंगे भाई? लिपिड्स दिखेंगे आपको। ये क्या है? ये है आपका लिपिड। तो एक्चुअल में जो आपका सेल मेम्ब्रेन होता है वो ऐसा कुछ डबल मेम्ब्रेन होता है, डबल लेयर्ड होता है वो खुद भी, बाई लेयर होता है। श्रवणी ने बोला, बोल सकते हैं बाई लेयर, बिल्कुल बोल सकते हैं। अब यहां पर मोटे मोटे बात तो हम लोगों ने कर लिया वैसे, परमिएबल, सेमी परमिएबल वगैरह वगैरह क्या है। अब यहां पर एक मुद्दा हम लोग को जो समझाना है बच्चे, अब आप लोग के लिए एक होमवर्क है आज का। आप लोगों के घर में किशमिश है क्या? बताओ भाई, आप लोगों के घर में ड्राई रेजिन्स है क्या? अरे बोलते क्यों नहीं? हम्म। बहुत ही ज्यादा बोतल में पानी भरा हुआ था। अभिनव शुक्ला बोल रहे हैं नहीं है। अरे यार, बगल में लाला की दुकान से दो चार ऐसे ही सैंपल के तौर पर मांग लाना, ठीक है। अभी चले जाओ, 8:30 हो रहा है। यस, उसको बेटा तुम लोग क्या करोगे? उसको तुम लोग आज आधा गिलास पानी में डुबो के रखोगे, और कल जब सो के उठना सुबह, तो क्या करोगे? उस किशमिश को निकाल के खा जाना। पहले उस किशमिश को देखना कि पहले की तुलना में वो कैसा दिख रहा है, और जो उसका पानी था, जो आधे आधे ग्लास के पानी में, छोटा इतना ही पानी लेना बस, इतने पानी में जो डुबो के रखा था वो पानी भी पी के देखना, टेस्ट लेना, ठीक है। जब इतना करके कल आओगे तो कल की क्लास में हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, और ये तभी समझ में आएगा जब आप लोग इस चीज को एक्सपेरिमेंटली करके क्लास में घुसोगे। तो याद रखना, घर में चले जाओ, मम्मी से मांग लेना या फिर बगल की लाला की दुकान से ले लेना, गुप्ता जी की दुकान से उठा लाना, लेकिन 4-5 किशमिश के टुकड़े अभी अभी पानी के गिलास में डुबो के कल सवेरे के लिए रख दो, ठीक है। कल हम लोग मिलेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, और ऑस्मोसिस क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है। वो सारी चीजें तभी समझ में आएंगी जब आप ये एक्सपेरिमेंट करके आओगे, ठीक है। तो बच्चे काम करो, अभी मैं आपको ये वाले पेज की फोटो भेज रहा हूं अपने टेलीग्राम चैनल पर, और इसीलिए इस पेज की अगर आपको कुछ भी पीडीएफ वगैरह ऐसे चाहिए तो आप जल्दी से लेने के लिए इस टेलीग्राम चैनल पर आ जाना, और यहां पर इस चीज को ज्वाइन भी कर लेना, ठीक है। तो हम लोग बहुत ही जल्द, और आपके मन में कोई भी दुख दुविधा दर्द कुछ भी भरा हुआ है तो आप मुझे आराम से यहां पर मिल सकते हो, है ना। क्लास को तो मैं 1.5-2 घंटे यहीं पर पढ़ाऊंगा। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं कि मेरी क्लास बच्चों 1.5 घंटे कभी चलेगी, कभी 2 घंटे भी चलेगी। तो दिमाग हमेशा मस्त तरीके से बना के आना कि कभी भी 1.5 का 2 घंटे भी हो सकता है ना। आज पहली क्लास थी इसलिए थोड़ी मुरब्बत आप लोगों के नाम पर यार। आज कोई बात नहीं, 1 घंटे 40 मिनट की क्लास चलिए, 1 घंटे 30 मिनट की क्लास चलिए, लेकिन कोई दिन ऐसा आएगा जिस दिन मैं 2 घंटे की क्लास लूंगा, क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था। आशा करता हूं कि आप लोग को साइंस पढ़ने में बहुत मजा आएगा, और आगे चल के भी हम लोग ऐसे ही मौज मस्ती के साथ में पूरा का पूरा साइंस जो है निपटा डालेंगे, सफा चट कर डालेंगे, पूरा सिलेबस खत्म कर डालेंगे। तो डोंट वरी, हम लोग मिलेंगे बहुत ही जल्द। कल मुझे फिर से आप लोग का बेसब्री से इंतजार होगा, इतने ही धड़ाधड़ कमेंट्स आते रहे तो मजा ही आ जाता है। और कल मिलेंगे दोबारा से और इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।
तो आई थिंक आप लोग को क्लास भी बढ़िया लग रही होगी, सारी चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही हैं। मेरे को एक बार टेलीग्राम चैनल पर जब भी मैं ये पन्ने भेजूं तो वहां पर कमेंट करके मुझे बता देना, है ना, इसके कमेंट में मुझे बता देना कि भाई साहब क्लास कैसी लग रही है, सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।